अपनी जिंदगी की कम की स्याही दुआओं से भर दे ताकि तेरा नाम सिर्फ पन्नों पर नहीं आसमान में हो। कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड नहीं ट्रस्ट बन जाते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सोनू सूद। आपने अपनी जिंदगी की पहली मूवी पटौदी में शूट की थी। इतने साल क्यों लगे आपको मुझसे मिलने में? वो बोलते हैं कि सब्र का जो फल होता है वो दामिनी होता है। तो फाइनली आज आपके सामने बैठा हूँ। ऑटो में मैं मेरी टीम के साथ में थोड़ा घूम रही थी। ऑटो वाले ने गलती से नाम सुन लिया सोनू सूद। उनका रिप्लाई था, दो ही लोग हैं जो मुंबई में मतलब राजा हैं जो काम करते हैं, सलमान और सोनू सूद। लेकिन अब सोनू सूद ऊपर चला हुआ है। सलमान भाई के फोन आया कि यार तू उन्हें फोन किया है जदी सिंह। हाँ जी, जो तू पिक्चर तूने छोड़ी वो देखना चाहेगा तुम? प्रीमियर है तुम्हें क्या? सुनो मुंडिया साक्षात तंदे याने मुर्गन जनाए के पेरुमानी। मुझे एकदम में वो साउथ इंडियन मूवीज का आपका कैरेक्टर दिखाते। क्या विचार है, राजनीति में आना है या खुद की पार्टी को ही खड़ी करनी है? और राजनीति में लोग दो चीजों के लिए आते हैं, एक तो सेवा के लिए, दूसरी पावर के लिए और तीसरा पैसा। पर मुझे पावर और पैसा एक्साइट नहीं करता। सूद चैरिटी फाउंडेशन, जिसमें पता किया कि 18.5 करोड़ आपके पास में पैसे हैं, लेकिन वो मैंने आज तक मेरे अकाउंट में या हमारी फाउंडेशन अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। पंजाब दा चेता नहीं आंदा। अगर मैं 10 दिन रह रहा हूँ ना पंजाब में, तो मेरे को इच्छा होती है कि यार बॉम्बे छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाए। कंगना रनौत का आपके साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हमने सुनी थी। रियल और रील दोनों में बहुत फर्क है। नहीं तो रील को तो कोई ना कोई स्क्रॉल करके निकल ही जाता है। एक्शन मूवी या रोमांटिक मूवी विद दीपिका? तो मैं भी रोमांटिक विद दीपिका। सोनू सूद खुद कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे? ओवरथिंकर, नॉट अ नाइट पर्सन, बट या अर्ली मॉर्निंग राइजर। जो फेवरेट डायलॉग कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। हर हर महादेव एवरीवन, you are watching the Dauntless Damini and the girl who is on our screen right now is Damini Vashisht। आज मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत अपने गेस्ट की ही माँ की कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगी। अपनी जिंदगी की कलम की स्याही दुआओं से भर दे ताकि तेरा नाम सिर्फ पन्नों पर नहीं आसमान में हो। और मेरे गेस्ट ने ये सच किया। एक बेटे ने उनकी बात को साबित किया। कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड नहीं ट्रस्ट बन जाते हैं। कुछ लोग फेम को पावर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। जेंजी को ये साबित किया कि फेम का असली मायना ह्यूमैनिटी है, इंसानियत को जिंदा रखना है। भले ही रियल लाइफ में ख्याति एक विलन के रूप में मिली, लेकिन रियल लाइफ में वो एक हीरो बन गए, हजारों और लाखों लोगों के मसीहा बन गए। Welcome to the podcast, the man we don't just follow, we believe in, Sonu Sood. Thank you so much, Damini, for your kind words and God bless you. Thank you so much. So, पंजाब किਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ। 2-4-5 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 दिन ਘਰੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। So before deep dive into the conversation, सोनू जी, मोगा से मुंबई तक का सफर जी। कभी बैठ के सोचा इस यात्रा के बारे में? ये यात्रा जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं, क्या कुछ चीजें आपको ध्यान आता है? क्या कौन से ऐसे पड़ाव, सफर, क्या कुछ याद आता है? बड़ी कमाल की जर्नी रही है हमेशा। मुझे लगता है कि हर एक छोटे शहर के इंडिविजुअल में एक सपने बड़े होते हैं। वो कहते हैं शहर जब छोटा हो तो सपने बड़े होते हैं। तो वही मेरे भी थे। इंजीनियरिंग करे नागपुर गए, पढ़ाई की, फिर ऐसा लगा कि जो फादर का कपड़े का बिजनेस है उसको ज्वाइन करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाई करते करते सपने बदल गए। लगा कि मुंबई में आकर कोशिश की जाए। और जब मैंने पहली दफ़ा अपने माता पिता से बात किया कि मैं मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता हूँ, सो मुझे पहले एक दफ़ा लगा था शायद बीइंग द ओनली सन, मॉम डैड बोले कि क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना, वहाँ तेरी कोई पहचान नहीं है। बट दे सेड कि होएगा, जा और अपना 100% दे गया। सो आई थिंक वो जो शब्द थे दैट हेल्प मी सर्वाइव ऑल दीज टफ ईयर्स इन मुंबई। मुझे लगा कि एक साल में कुछ ना कुछ काम नाम मिलेगा और लोग जानने लग जाएंगे। लेकिन एक साल इस शहर की सड़कें जानने में लग गया कि कहाँ से क्या जाता है, रिजेक्शंस, लोग सुनते नहीं हैं और आपको लगता है यार ज़िंदगी तो बड़ी तेज़ी से निकल रही है। कैसी कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। लेकिन एक विश्वास ज़रूर था कि होगा। आई थिंक वो विश्वास ने इस शहर में पाँव जो थे वो जमा कर रखे। और फिर ज़िंदगी के साथ वो बोलते हैं ना कि जब दुआएं जुड़ जाती हैं तो पहिए अपने आप आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। और आज आपके सामने हैं आप। बिल्कुल। तो मोगा में एक
मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपकी माताजी टीचर रही हैं। उसके बाद एक्टिंग का जो कीड़ा वो फैमिली में पहली बार आपके अंदर आया। मुंबई ने आपका स्वागत किया, लेकिन हीरो बनने हर कोई आता है। जब विलन के लिए आपको रोल्स मिलने लगे तो दिल को कैसे मनाया कि अब हीरो ना सही विलन के रूप में ख्याति लेते हैं? तो मुझे ना पहली दफ़ा आई रिमेंबर सतीश कौशिक थे। मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे देख के बोला, यार तू अगर विलन करेगा ना बड़ा तगड़ा लगेगा। सो मुझे ऐसा लगा, यार इनका विज़न नहीं है यार, बॉस यहाँ हीरो सामने खड़ा हुआ और आप विलन ऑफ़र कर रहे हो। अपने मन में ये सवाल था। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि जो एंटरटेनमेंट है उसकी परिभाषा में विलेन हीरो कुछ नहीं होता। एज़ लॉन्ग एज़ पीपल लव यू तो आप करेंगे। तो जब मैंने साउथ में सफ़र शुरू किया तो कहते हैं द बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। आप अपना काम शुरू करते हैं और आपको कोई जानता नहीं, आपको बिज़ी रहना ज़रूरी है, आपको उस कैमरे में हर रोज़ सीखना ज़रूरी है। तो फिर जब साउथ में किया तो बड़ा लोगों ने पसंद करना शुरू किया और मैंने एक एक अपनी अलग स्ट्रीक बनाने की कोशिश की। कैसे बन गई कि एक ऐसा, अगर मैं नेगेटिव करता था मेरा एक ही माइंड में दामिनी चीज़ थी कि जब मैं रोल करूं तो ऑडियंस इंतज़ार करे कि कैरेक्टर वापस कब आएगा। तो वो तब इंतज़ार करेंगे जब वो एंटरटेन करे। वाह! तो हमेशा नहीं तो अक्सर विलन होते थे कि ये मार दो, इन्हें जान ले लूँगा ऐसा। तो मैंने मेरी अगर जितनी मैंने फ़िल्में की मैंने उसमें किरदार बदले, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है। मैं मदर लिटरेचर बैकग्राउंड की थी तो लिखने का शौक था, तो मैं अपने रोल्स लिख लेता था शुरू से ही। और मैं एक ऐसी बात करते-करते शुरू में डर लगता था, डायरेक्टर्स को बोलते कि अरे तू कल का लड़का है, तू हमें लिख के बताएगा सीन। तो मैंने ऐसी बात करते प्यार से, चाय पीते-पीते, सर ये कैसे सीन लिखा बताओ कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा सीन है। तो मैं कहा मैं करके दिखाऊँ क्या? हाँ, करके बता। तो फिर मैं थोड़ा करके बताता, उनको अच्छा लगता था और फिर वो रोल वैसा बनना शुरू होता था और वो एंटरटेनिंग बनना जब शुरू हुआ तो एक अलग कैटेगरी बनी मेरी कि यार ये जो बात है ना नेगेटिव, ये स्माइल लेके आता है ऑडियंस के मुँह पे, ये एंटरटेन करता है। तो इसलिए जब दबंग का भी छेदी सिंह था, वो पहले नेगेटिव बहुत हार्डकोर गुस्से वाला बंदा था। तो मैंने ही बात करके मैंने बोला कि नहीं, इसको थोड़ा-सा कॉमेडी डालते हैं। एक बंदा फ़ोटो खींचने वाला रखेंगे, भैया जी स्माइल एक ये रहेंगे, तो वो दुनिया बनानी शुरू की और मैंने अच्छा, तो तो विलन के जगत में भी आप चेंजेस लेकर आए। 100% हाँ। मुझे लगता है मैंने, आई रिमेंबर सलमान भाई उस समय थे तो ही वाज़ वेरी कीन कि अरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार। तो मैंने जो अभिनव डायरेक्टर थे या अरबाज़ थे, मैंने उनको बोला मैं 1-2 सीन तुम्हें करके बता दूँ। तो मैंने उसमें एक पिक्चर में भी सीन है कि वो पूछता है एक किरदार से कि एक बात बता कि तुम्हें क्या लगता है कि इस गाँव में सबसे बड़ा विलेन कौन है? तो वो बोलता है कि भैया जी आप ही हैं, आपसे बड़ा कौन है? तो वो नारियल उसके सर पे फोड़ता है कि बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए, तुम साले हमें विलेन बोलते हो। तो वो एक जो लाइन थी, वो एक बड़ी वो हिट हुई और वो जब मैंने सुनाई भी सलमान भाई को, तो सलमान भाई की हँसी निकल गई। तो पर लेकिन अंदर से वो कन्विंस नहीं थे कि मैं इसको रोल को बदलूँ और उसको थोड़ा-सा कॉमेडी में लेके आऊँ। तो कहते नहीं यार तू थोड़ा तो इसको ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों? रख। मे बी उन्होंने कंसीव किया हुआ था ना तब स्क्रिप्ट पे, जो भी जी। काम था उनका था कि थोड़ा इसको ऐसे ही रखा जाए। पर मैंने बोला कि देखो आपकी स्माइल निकली है तो ऑडियंस भी हँसेगी इस पे और दे लव चेरी सिंह। बट समहाउ 40-50% कन्विंस से फाइनली वो कर पाए हम लोग। एंड देन जब फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई पिक्चर की इधर रिलायंस में, एड लैब्स में, फिल्म सिटी में हुई, तो और जब बाहर निकले तो सलमान भाई बोले कि यार तू सही था कि सुपर्ब है ये कैरेक्टर ना, पीपल आर गोइंग टू लव दैट। सो आई थिंक वो जो एक एक दुनिया बनी, एक अलग अपनी स्पेस बन गई कि यार ये लेके आएगा तो हंसी लेके आया। तो मैंने साउथ में बहुत सारी फिल्मों में ये सब किया। हुँ। तो वो लोग वो जो कॉमिक का जो एलिमेंट है विलन या वाल वो आप लेकर आए। तो मुझे लगता है कि मैं करता सीरियसली था, पर उस सीन्स और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी तरीका बात करने का ऐसा था कि वो ऑडियंस वेट करती थी कि अरे कब आएगा, ये हँसाएगा भी या डराएगा भी। हुँ। सो आई थिंक वो कहीं न कहीं क्लिक हुआ। विलन का रोल जी। आपने किया, बॉलीवुड में एंट्री हो गई, सब कुछ है, ख्याति है, पैसा है। एक चीज़ जो आप जिसकी वज़ह से आज हीरो, मसीहा और ये भगवान का रूप आपको मिला हुआ है, मंदिर आपके नाम पे खुले हुए हैं। ये सेवा भाव कहाँ से आया आपके अंदर सोनू? ये कोविड के टाइम पे आपके लिए जो स्लोगन्स चले, नारे चले कि जब सिस्टम रुक गया तब एक ही व्यक्ति था जो चल रहा था, वो था सोनू सूद। सेवा भाव ये कैसे मन में जागृत हुआ? ना मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं पेरेंट्स से आया था। मेरे मदर जब प्रोफ़ेसर थे कॉलेज में, वो उतार ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते रहे। सुबह 5 बजे उठते थे, साढ़े 4-5 बजे उठ के पढ़ाते थे। 9 बजे तक पढ़ाते थे, फिर कॉलेज जाते थे, फिर आके पढ़ाते थे। सुबह से लेके रात तक पढ़ाते रहते थे। मेरे फ़ादर की कपड़े की शॉप के आगे लंगर लगता था हर हफ्ते और हम भी खड़े होके खिलाते थे, हलवा खिलाया, पूरी खिलाई
और हम सोचते थे कि जब किसी को एक हम हलवा पूरी देते हैं और वो लेके जाता है तो बोलता था एक और दे दोगे आप, तो हम एक और डाल के देते थे उसको, और उसके अंदर एक अलग खुशी थी। और जब वो निकलता था लेके, हम देखते तो वो अलग खुशी में जैसे उसकी लॉटरी लगी हो एक छोटी सी हलवा पूरी मिलने से। तो हमारे माइंड में ये आता था कि इतनी क्या खास बड़ी बात हमने की जो इसको इतनी खुशी मिल गई छोटी सी चीज़ ने। मतलब ये था कि जब आप किसी अनजान इंसान की हेल्प करते हो या उसे कुछ देते हो बिना इस चीज़ के कि वो आपको वापस क्या देगा, वो एक बहुत बड़ा एहसास था। उसके मायने हमें तब नहीं पता थे, पर शायद कहीं न कहीं वो आपकी बॉडी के अंदर, डीएनए के अंदर, आपके सिस्टम में आना शुरू हुआ और फिर कोविड के दौरान दुनिया ने देख पाई वो जो भी हम थोड़ा बहुत कर पाए। सो आई फ़ील कि वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी और आप अपने आप को जान पाए। नहीं तो हमेशा हम बोलते हैं कि लाइट, कैमरा, एक्शन की दुनिया है हमारी। हुँ। बट वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पे ना लाइट्स थी, ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था। और आपको रियलाइज़ होता है कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स की तरफ भागते हैं, 500 करोड़ हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए बॉक्स ऑफिस नंबर। लेकिन जब आप एक आम जनता से, एक आम इंसान से जुड़ते हैं और आप एक आम ज़िंदगी बचा सकते हैं, वो किसी भी पूरी ज़िंदगी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आप ले लो, उससे बड़ी होती है। आई थिंक दैट वाज़ स्पेशल। इतना स्टारडम के बाद तो हर कोई अपने परिवार की नसीहतें, परवरिश सब भूल जाते हैं, जो आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन बोला। इतना स्टारडम आपको ऑलरेडी मिल चुका था। लेकिन फिर भी वो ग्राउंडेड रहना, मतलब वो कैसे पॉसिबल हो पाया आपके अंदर? वो जो भाव वो कभी मरा ही नहीं आपके अंदर, क्योंकि हम सभी देखते हैं हर कोई आपके तरह नहीं है। परिवार तो हर कोई यही सिखाता है, माँ-बाप तो हर किसी के सिखाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कैसे ज़िंदा रह पाया उस समय भी? मुझे पता नहीं, आप आई थिंक मैं हमेशा ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि आज भी है, मैं आज भी सबसे मिलता हूँ, पब्लिक के बीच में जाता हूँ, कहीं पे भी ट्रेन में भी चढ़े जाता हूँ, बस में भी चढ़े जाता हूँ, तो मैं आज भी वैसे ही रहता हूँ। मुझे लगता है कि हम जैसे-जैसे कामयाब होने लगते हैं, हमारे आस-पास की दीवारें और ऊँची होने लग जाती हैं। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हमें दीवारें नहीं, मेज़ बनाने हैं, जहाँ पर हम लोगों के साथ चीज़ें शेयर शेयर कर सकें। पर हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया जो है वो खुद दीवारें बनानी शुरू करती हैं। आप जैसे कामयाब होने लगते हैं, आपके अपने लोग आपसे कहीं न कहीं फासले डिस्टेंस करने करते हैं। लग जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो आपसे फ़ासला चाहते हैं। उनको लगता है यार ये बड़ा हो गया, मैं इससे बात कैसे करूँ? कहीं मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, या जैसे मैं जब कॉलेज में बात करता था या मैं बचपन में बात करता था, ये वैसा नहीं आएगा, तो वो एक खुद फ़ॉर्मेलिटी में बात करते हैं। अरे सोनू भाई, यू रिमेंबर वी स्टडीड टुगेदर, या कैसे हो आप, ये सब। तो मैं एकदम गाली वाले मोड में आ गया, छोड़ यार तू क्या साले फॉर्मेलिटी की बात करता है, बता ना कैसा है तू। तो देन दे बिकम वेरी नॉर्मल, यार सुन भाई, यार हम तो थोड़ा सा सोच रहे थे कि आपसे कैसे बात करें, पर अभी लग रहा है यार आप अपने हो, बैठ जाते हैं, खा जाते हैं कुछ भी। सो आई फील दैट हेल्प्स यू कनेक्ट विद योर सोल। नहीं तो हम इतनी अटेंशन मिलती है कि हम अपनी सोल से कनेक्शन टूट जाता है। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विद योर सोल। एंड आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे प्रोफेशन में मैं कई बार देखता हूँ मिस होता है आपके आसपास के लिए। कोविड का वो जो दौर था, उसने आत्मिक रूप से कैसे बदलाव आपके जी। अंदर किया? वो अंदर का जो परिवर्तन आया, जी। हम सब टाइम के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जी। लेकिन आत्मा कैसे ग्रो करती है, वो कुछ सिचुएशंस या घटनाएँ ऐसे हमारे जीवन की होती हैं। आप तो इतने लोगों से मिले, इतनी ज़रूरत मंद लोगों की आपने सहायता की। तो सोनू के अंदर की जो वो आत्मा है, उसका परिवर्तन कैसे हुआ उस दौर में? मुझे लगता है आत्मा वही रहती है। सर उससे वापस आप री-इंट्रोड्यूस होते हो लाइफ में, कि कई बार हो ना, हम लोग ज़िंदगी में बड़ा ऊँचा भागते हैं और आपके माता-पिता आपको वापस बुला के बोलते हैं कि अच्छा सुन, तू बहुत तेज़ चल तो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, ये हैं, ये तेरे दोस्त हैं, ये तेरा परिवार है, और अपने माता-पिता आपको वापस इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो माहौल होता है या एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके माता-पिता की तरह बिहेव करते हैं, जो आपको वापस इंट्रोड्यूस कराते हैं। सक्सेस आपको इंट्रोड्यूस कराती है, फेलियर्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। कि यार जब बंदा ज़िंदगी में, लाइफ में फेल होता है, तो अकेला बैठा-बैठा सोचता है यार मैंने वो गलत किया था, या किया था, या कामयाबी भी कई बार आपको इंट्रोड्यूस कराती है। पर कई बार आप अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, पर वो कहते हैं ना, कहावत बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करेगा उसे कैसे जगाओगे? क्या बात है! तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल इन टुडेज़ वर्ल्ड, बिकॉज़ वी आर क्लोज़ली एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया, बैक टू बैक रील्स, बैक टू बैक कंटेंट, हमारे माइंड में उतनी स्टोरेज है ही जितना हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो आई थिंक कहीं न कहीं वो फिर आपका जो अपना कनेक्शन है वो छूटता रहता है। हुँ, हुँ।
तो आपने सही कहा कि इतना स्टोरेज है नहीं, हमारी स्मृतियाँ इतना ज़्यादा रह नहीं पाती ज़िंदा। आजकल का जो दौर है वो बहुत अब जल्दी में है, जल्दबाज़ी में है, भाग रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आपको लगता है कि ये हमें ग्राउंडेड रहने में सहायता करती है? क्योंकि मैंने देखा है आप साईं भक्त हैं जी, और आपके नए घर का नाम भी गंगोत्री है। जी। तो उसके पीछे का क्या कारण है? पहले तो ये सवाल मैं करूँगी, गंगोत्री के पीछे का क्या कारण है? और अध्यात्म का आपके जीवन में या लोगों के जीवन में क्या महत्व हो सकता है? गंगोत्री जो था पहले से उस जगह का नाम था गंगोत्री, तो दैट्स व्हाई गंगोत्री था और इट वाज़ वेरी, वेरी प्योर और मुझे लगता है कि मैं गंगोत्री से इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय। और जैसे आपने बोला कि मेडिटेशन टू कनेक्ट टू देयर इनर सोल इतना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूछेंगे कि मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं नहीं करता। मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करता, क्योंकि मैं भी शायद मेरा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, कुछ है। मेरी मेडिटेशन होती है जब मैं एक आम इंसान कितना की करते करता हूँ। हैं? बहुत ज़्यादा, मेरा नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन लाइक आई सेड, मेरी मेडिटेशन है व्हेन आई मीट विद द कॉमन मैन। जब मैं शाम को निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, किसी को फ़ोन करता हूँ, उसका काम हो जाता है, किसी की जान बच जाती है, किसी की नौकरी लग जाती है। सो मुझे लगता है मेरे लिए वो मेडिटेशन है, मेरे को सैटिस्फैक्शन देता है। बट लाइक आई सेड, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, नो मैटर व्हिच प्रोफेशन यू आर इन, चाहे आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, अपने आप से कनेक्टेड होने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जहाँ पे आप हर चीज़ साइड पे करके बोलें कि आज मैं अपने आप से बात करके अपने आप से सवाल करूँगा और अपने आप से जवाब ढूँढूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत। जी, तो अध्यात्म आपके जीवन में बदलाव ज़रूर रखता है। 100%। अध्यात्म का आजकल के युवाओं के जीवन में कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि युवा आजकल बहुत भटके हुए, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब, तो मेडिटेशन या आपका पूजा-पाठ आप जो भी है, वो कैसे चेंज कर सकता है युवाओं आई को? आई थिंक वो पूरी तरह बदल सकता है। आप आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे लोग डिटॉक्स ब्रेक्स लेते हैं, छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं अपने अकाउंट्स, फिर वापस आते हैं, फिर बोलते हैं यार मैं प्रोफेशन छोड़ना चाहता हूँ, मैं आज के बाद मैं कुछ नहीं करना चाहता। सो ये जो चीज़ें हैं, दैट रिमाइंड्स अस कि देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर मेंटली ऑन योर सोल, दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं यही करने आया था कि जब मैं इतने साल पहले शुरू किया था, ये तो मैं कुछ और कर रहा हूँ। ये तो मैं लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा हूँ कि यार वो बंदा मेरे से खुश है, नहीं खुश है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, नहीं सोचता। हम उन लोगों के लिए सोचते हैं जिनका एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में कोई लेना-देना नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू मैटर इन योर लाइफ इन द कोर्स ऑफ टाइम, या शायद आप उनका नाम में नहीं जाते, लेकिन हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद दुखी रहते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर ये मेडिटेशन या जो आप बोले ये बहुत आध्यात्मिक। अच्छी बात आपने कही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम लोग खुद आजकल दुखी होते जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे आप काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जी, ही, युवाओं में चेतना लाने के लिए भी, बदलाव के लिए भी, गौ रक्षा के लिए भी, ऐसे-ऐसे एजेंडास को आप टच कर रहे हैं जो राजनीतिक मुद्दे हैं। जी। क्या विचार है, राजनीति में आना है या खुद की पार्टी को ही खड़ी करनी है? नहीं, नहीं। मैं राजनीति में आना होता तो बहुत पहले आ गया होता। ऑफर आए? ये बहुत सारे ऑफ़र आए। मेरे अच्छा। को पंजाब में सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यसभा, अलग-अलग स्टेट से सब ऑफ़र हो चुके हैं। ऐसा नहीं है नहीं ऑफ़र हुए। कई बार उस समय लगता था कि यार करना चाहिए, तो फिर ये प्रोफ़ेशन छूटेगा, जो मैं कर रहा हूँ। और फिर ये भी आता था कि शायद मैं नई ग्राउंड पे उतरूँगा तो शायद वो बंदिशें हो जाएँगी जो जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अभी मैं सही करता हूँ, गलत करता हूँ, किसी की मदद करता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलिजन, क्रीड, स्टेट। मैं हर स्टेट में काम करता हूँ। आज पूरे इंडिया में हम लोग काम करते हैं। पर मैं नहीं पूछता किसी से। बहुत दफ़ा पास हो जाता हूँ, बहुत दफ़ा फेल हो जाता हूँ, लेकिन करता नहीं। लेकिन अगर मैं राजनीति में आया तो कई बार मैं आई विल बी आंसरेबल टू पीपल। ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मैं करूँ तो मुझे लगा कि मैं बन जाऊँगा तो मुझे नहीं करना। और राजनीति में लोग 2 चीज़ों के लिए आते हैं, एक तो सेवा के लिए कि भैया मेरे को समाज सेवा करनी है, दूसरी पावर के लिए और तीसरा पैसा। भैया पैसा बहुत है, बॉस देखो यार पॉलिटिक्स में तगड़ा है, ये सब लोग सुन के भी आते हैं व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग और सही। वेरी ट्रू। तो पर मुझे पावर और पैसा एक्साइट नहीं करता। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील जहाँ जो भी मैं आज कर रहा हूँ, आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। आपकी बहन काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन है। मोगा से उन्होंने वो चुनाव भी लड़ा, लेकिन किसी कारणवश जी, हार गई वो। जी। तो अभी क्या आगे के लिए आपने जो बाल बसेट लोग थे, आप भी वहाँ गए, मुख्य चेहरा आपकी बहन भी वहाँ रही। तो वहाँ कैसे वो वो आज भी मेरी आज सुबह भी बात में हर रोज़ सुबह उठ के बात करते हैं। वो लेस ऑफ अ पॉलिटिशियन, मोर ऑफ अ सोशल वर्कर रही है शुरू से। वो हर गाँव-गाँव जाती है। हर जब जिस दिन जब असेंबली इलेक्शन थे उसका उनका कोई कारण नहीं था, उसका कोई रीज़न नहीं था खड़े, उनको इंटरेस्ट भी नहीं था ना उसको पता था। उसको बोलते कई बार आप
यू गेट इनटू द सिस्टम और आपको लगता है ये करो, इससे आप बेहतर कर पाओगे, तो उसको लगा शायद मैं बेहतर कर पाया, तो चलो मैं करती हूँ, और फिर वो करने लग गई। फिर लेकिन हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि लोग कितना प्यार करते हैं इंपॉर्टेंट है। अगले वो दूसरे दिन फिर वापस गाँव में थी, आज भी गाँव में रहती है, सुबह निकलती है 7:30-8 बजे, सिर्फ गाँव में कभी किसी ने स्कूल में, किसी कॉलेज में। अभी हम पंजाब फ्लड्स में थे, तो हम ऑल वी आर मेकिंग ऑलमोस्ट 254 हाउसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी काम चल रहा है हमारा वहाँ पे। जिन जिनके घर टूटे, अच्छा, बाबा 250 घर आप या रिकंस्ट्रक्ट करा रहे 254 हाउसेस है 254 या। तो एग्जैक्टली। और मैं आज सुबह मालविका से बात कर रहा था कि तू उन सब घरों में जाके देख के आ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है चीज़ें। वो अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे सब। सो मैं कहता हूँ कि एक मैसेज ऐसा जाएगा, जब घर टूटे हुए तो क्या हालत थी और घर बनने के बाद क्या हालत है, क्योंकि मैं खुद पंजाब में फ्लड्स में बहुत समय बिताया मैंने। सो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ों में हैं लोग, कितनी मुश्किलों में हैं लोग, और वो वापस खड़े नहीं हो पाते। आज आप एक टेबल कुर्सी घर की खरीद लें पंजाब जैसी जगह या हरियाणा में, आपने देखा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है यार। मैंने घर वो टेबल कई बार 3-3 जनरेशंस चेंज नहीं होता। बिल्कुल। सोफे कपड़े बदलते रहते हैं, और जो पापा का था और उसके पापा का था, उसके पापा का था। हाँ। और जब आप सोचो एक बाढ़ के अंदर जब पूरा घर खत्म हो जाता है, ना उनके पास टेबल है, ना घर की पेटी है, ना सोफे है, ना घर है, कुछ है, दोबारा बन ही नहीं पाता कभी। वो ऐसी चलती रहती है ज़िंदगी, चलाते रहते हैं काम अपना, ये चल जाएगा, देखेंगे, आएगा। तो ज़ाहिर है आप इतना सब सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो कभी थ्रेट नहीं आई कभी कोई, क्योंकि सिस्टम से आप डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं। आप भले ही पीछे रहकर काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब किसी की तो ईगो को हर्ट कर सकता है। जी। कभी कुछ ऐसा चैलेंज फेस किया? देखिए, मुझे शुरू के अंदर जब मैं ये था, लोगों ने बोला कि अरे यार, अचानक कहाँ से महात्मा आ गया, ये पॉलिटिक्स में जाएगा देखना, अभी ये होएगा, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों को लगा कि यार ये तो होगा, तो पक्का पॉलिटिक्स के चक्कर में ये कर रहा है। और फिर जब नहीं हुआ तो वो लोग चुप भी हो गए, यार नहीं सही नहीं एक्चुअली कर रहा था। फिर जो लोगों ने उल्टा बोला वो अच्छा भी बोलने लगे, वो डिफेंड भी करने लगे। सो आई फील कि जब आप, मेरी मदर बड़ी कमाल की चीज़ कहती थी कि अगर आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो इसीलिए बने हुए हैं। सो आई फील कि ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। जब कोई लोग आपके बारे में बोले या कुछ करें, फ़र्क नहीं पड़ता, आप चलते रहो। आप इनके बारे में, इनको देख के तो आपने शुरू किया नहीं था, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ तकलीफ़ें भी होंगी रास्ते में, पर रुकने के लिए थोड़ा चले थे हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपकी मदर की आप काफ़ी बातें हमेशा ज़िक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप बहुत सारी पंक्तियाँ भी गुनगुनाते हैं बार-बार, हर एक इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ आप बताते हैं। ऐसी कौन-सी नसीहतें हैं, कौन-सी ऐसी बातें हैं, जो आपको लगता है आप अपने बच्चों को भी वो देना चाहते हैं, वो लेगेसी को आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखी? मैं हमेशा एक चीज़ मैं भी सोचा करता था कि जो हमारे माँ बाप हमें सिखा पाए, क्या हम अपने बच्चों को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। एंड नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, अगर आप अपने बच्चों को वो सीख नहीं दे पाए, तो आप एज पेरेंट्स को फेल हो जाओगे आप। तो मैं हमेशा, मेरे में डर लगा रहता था कि मुंबई की दुनिया, अलग दोस्त होते हैं, अलग स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कि क्या है। पर अच्छी बात ये रही, वी आर फॉर्चुनेट, कि जैसे मेरा बेटा भी है, वो मेरे जो ड्राइवर है, उसका बेटा उसका पक्का दोस्त था। वो उसी के घर में जाके उसने खाना खाना, ये करना वाना, तो वो मिट्टी से बचपन से जुड़ा रहा। हाँ। तो वो एक उस दुनिया में नहीं गया जहाँ पे एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव हाउसेस, फॉरेन हॉलीडेज, वो दुनिया से नहीं रहा, तो जुड़ा रहा। आज भी जब वो बड़े होते हैं, तो आज भी वो मैं जब ट्रैवल करता हूँ, तो वो ज़रूरतमंद जो लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं। अच्छा, सेवा भाव उनमें भी। ठीक है, बहुत सारे अयान, जो मेरा बेटा है ईशान है, आप उनको देखोगे, उन सब पेशेंट से मिलते हैं, डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं। आप भी अगर उनके अभी लास्ट मैसेजेस देखोगे, वो किसी ना किसी मदद के लिए आया हुआ है, यार कर देना। कल हम आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं पूरे इंडिया में, हमने शुरू किया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स हैं जी। जिनके हाथ नहीं। तो कल मैं, वो अयान और मैं कल वहीं थे, पूरा लिम्स पूरे इंडिया से आए थे। तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि उनके अंदर वो ह्यूमन एंगल, हेल्प पीपल, ह्यूमैनिटी वाला आ गया है, व्हिच आई फील कि चलो कुछ ना कुछ देके जा रहे हैं। यही हमारी यू नो विल के थ्रू दी गई चीज़ें हैं उनको यार। बेटे ने ह्यूमैनिटी के नाम पर इतना लोगों के लिए मसीहा बना या काम किया, बच्चों को भी आप यही सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि लेगेसी वो जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखी, वो आप अपने बच्चों तक भी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम पंजाब के ऊपर भी बात कर रहे थे कि आप कैसे 250 से ज़्यादा घर वहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, सोशल वर्कर हैं। आपको क्या लगता है पंजाब में अभी बड़े मुद्दे, क्योंकि आप नागरिक हैं वहाँ के, क्या बड़े मुद्दे हैं जो अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, वहाँ चेंज होने चाहिए? किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा वो रखना चाहिए, क्योंकि नशा बहुत बढ़ता जा रहा है पंजाब में। या तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग एक नागरिक के तौर पर पंजाब में क्या कुछ बदलाव अब होने चाहिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली
पंजाब बहुत पीछे जा रहा है। मैं घरों-घरों में गया हूँ, बस्तियों-बस्तियों में गया हूँ, पैदल गया हूँ मिलने के लिए। और जब मैं हालत देखता हूँ ना, मेरे को कई बार अगर मैं 10 दिन रह रहा हूँ ना पंजाब में, तो मेरे को इच्छा होती है कि यार बॉम्बे छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाओ यार, ये नहीं तो खत्म हो जाएगा। इतने यंग बच्चे, उनकी वाइफ्स दे जाती, सुनो भाजी मेरे हस्बैंड को बता लो, सारा दिन ड्रग्स के अंदर है। उससे आप मिलते हो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चला ये बचेगा नहीं ज़्यादा टाइम। ऐसे-ऐसे गाँव में आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे यूथ है ही नहीं है। वहाँ पे कोई यंग बंदा नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन, या तो वो मर गए हैं ड्रग्स के चक्कर में, या बचे-कुचे तो फॉरेन फूड शिफ्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन है ही नहीं है। ऐसे ही मैं आपको इतनी गाँव की एग्ज़ाम्पल दे दूँगा जिसका हिसाब नहीं। हम जब गाँव में जाते हैं तो घर के अंदर उनके शाम को पता नहीं रोटी पकाने के लिए कुछ है नहीं है, पर वो शाम को ढूँढ रहा है कि मेरे को कुछ कहाँ से कुछ ना कुछ ड्रग लेने की मिल जाए। सो आई फील जब तक कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं आएगा कि कहेगा बॉस ऐसी की तैसी सबकी, मैं ख़त्म करके छोड़ूँगा सिस्टम से। एक ऐसा जना जो जिसका विज़न हो, जो बोले मैं वो बदलाव लेके आऊँगा। मुझे पता है बड़ा ईज़ी नहीं होने वाला, बहुत हिम्मत अगर मैं आप ही से पूछूं ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी विचारधारा, एजेंडा, विजन आपको समझ आता है, आपको लगता है कि हाँ ये सही है? देखिए मुझे लगता है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती सिर्फ। ये इंडिविजुअल बंदे ही एक पॉलिटिकल पार्टी आप देश की कोई भी लो, उसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, 100% करने वाले मिलेंगे, और बिना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या अटैचमेंट के भी बहुत सारे लोग हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं। वो कई बार पॉलिटिक्स में आते तो बंद हो जाता है काम उनका, वो उनके लक्ष्य बदल जाते हैं। सो मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स को सामने आना पड़ेगा करने के लिए। लोग बोलते हैं ना यार, पंजाब बोले पहल के लिए इंडिविजुअल पहले। 100% आई थिंक जब तक कोई इंडिविजुअल आगे नहीं आएगा, पंजाब का अवाम को आगे बढ़ना पड़ेगा। बोला गया हो गया भैया बॉस, अब देखेंगे कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं। नहीं नॉट सोनू सूद। मैं तो अपने लेवल पे कर ही रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ। नशे के लिए आप मैं नशे के लिए हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग, मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं कर रहा था ऑलमोस्ट 360-370 लोग हैं जो जिनको हम आज भी सपोर्ट करते हैं, अलग अलग सेंटर्स के अंदर भेजते हैं। पर लाइक ऐसे कि वो गिनती जो हम तक पहुँचती है, पर ऐसी बहुत सारी गिनती जो नहीं पहुँचती है, तो मैं अपनी तरफ से टीम बढ़ाता रहता सिस्टम हेल्प करता है, प्रशासन मदद करती है आपके इस काम में? हूँ। आई वुड से कम लोग हैं। कम लोग हैं। एक बार हमारी पहचान है, फ़ोन करेंगे तो एक्टिव तो हो जाएँगे कि यार अर्जुन भाई आपने फ़ोन किया। पर वो स्टे नहीं करता, लंबा नहीं स्टे करता। जो बोलता है ना कि मेरे कंधे की ज़िम्मेवारी है भैया मैं करूँगा, वो लंबा नहीं खड़ा होता। या अभी हम बॉलीवुड पर वापस से आते हैं क्योंकि पंजाब हम चले गए, आप बॉम्बे में यहाँ रह रहे हैं। पंजाब में तो बॉम्बे ही बोलते हैं, अभी हम हाँ, मुंबई बोल रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी का हमने अभी सुना कुछ समय पहले, क्षति हुई है पूरे बॉलीवुड को। आपकी उनसे क्या कुछ मुलाकात रही? जी। क्या आपके क्या संबंध थे उनके साथ में? कैसे व्यक्ति थे? आपको कैसा लगता है? अब मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द काइंडेस्ट सोल्स दैट आई कम अक्रॉस, बहुत ही अच्छे, रियल, नेचुरल। मेरी जब भी मुलाकात हुई है एकदम फादरली फिगर जैसे मिलना। आपसे मुझे याद है, मैं मथुरा में एक इवेंट करने गया था, वहाँ पे भी वो थे, हेमा जी का इवेंट था, मुझे बुलाया उन्होंने वैन के अंदर कि पुत्र कितना है, तो वधिया है। मैं हाँ ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कराएंगा मैनू उधर स्टेज पे। मैं कहा भाजी ऐसा ऐसा करता हूँ। हाँ ठीक है, संभाल लेना तो स्टेज पे। मैं कहा हाँ भाजी कर लानी। सो एक एक गाँव से निकला हुआ वो बंदा जो देश का बहुत बड़ा सितारा बना, लेकिन फिर भी गाँव का ही रहा। आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आपकी रियल सेल्फ में, धर्म जी एक वो एक्सेप्शन थे इंडस्ट्री के अंदर, जो जैसा गाँव से वो निकले होंगे ना, आज भी वैसे ही थे जब वो गए। सो आई थिंक ही इज़ एन एग्ज़ाम्पल दैट एवरी इंडिविजुअल शुड फॉलो। कुछ दिनों पहले एक क्षति और देश को पहुंची है, महाराष्ट्र को, जो मृत्यु हमने सुनी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी कभी मुलाकात उनसे हुई? महाराष्ट्र के लिए क्या बड़े काम उनके द्वारा जो आपको भी जिससे फ़ायदा मिला, राहत मिली? ये मेरी 1-2 बार वैसे मुलाकात हुई। बहुत समय मैंने उनके साथ कभी ऐसा बैठ के बातचीत करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं जितना उनके बारे में जानता था, एक आम जो इंसान है, एक आम हमारी महाराष्ट्र की भाषा में उसको शेतकरी बोलते हैं, जो किसान है, उसको शेतकरी बोलते हैं यहाँ पे। उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत दिल से प्यार करते हैं। और अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखें या कहीं जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं, तो भी आप देखेंगे तो एक लगता है कि एक आम बंदा भीड़ में से खड़ा होके स्टेज पे चलेगा और दिल से बात कर रहा है। तो आई थिंक वो एक उनका यूएसपी था। हुँ। तो बॉलीवुड में भी हिंदी मूवीज़ का हम देखते हैं कि बहुत रीमेक हो रहा है, साउथ इंडियन जो मूवीज़ हैं, उन्हीं का रीमेक किया जा रहा है। क्यों पीछे क्यों इतना बॉलीवुड चलता जा रहा है? क्यों साउथ इंडिया की जो मूवीज़ हैं, वो
इतना क्रिएटिव है, यूनिक आइडियाज़ हैं उनके पास में और यहाँ क्यों पीछे लोग जाते जा रहे हैं? दामिनी मैंने शुरुआत साउथ से की, ठीक है? तो तब मुझे हिंदी फ़िल्मों के बड़े ऑफ़र आते थे। पर मैं बहुत दफ़ा साउथ करता था, मैं हिंदी को मना भी कर देता था। तो लोग बोलते थे, "यार तू पागल है, तो हिंदी पिक्चरें करने आया है, तू साउथ तो कर ही रहा है, पर हिंदी थोड़ा मना करेगा, तू साउथ छोड़ देगा हिंदी के लिए।" मैं नहीं करता था, क्योंकि सिनेमा उस समय भी कमाल का, उनकी कहानियाँ, उनका जो वर्क एथिक्स है, जो कल्चर को पकड़ के चलते हैं, वो तभी भी था। उसको रिकॉग्निशन अभी मिला है। आप पुरानी फ़िल्में उठा के देख लीजिए, आज भी वो एंटरटेनिंग लगती है। उनका एक जो क्राफ्ट के लिए जो उनका प्रेम है, वो तब भी था, आज भी है, इसीलिए उनके काम में वो दिखता है। बॉलीवुड में भी बहुत है, मैं ये नहीं कहता बॉलीवुड, पर फिर भी क्या होता है कि हम शायद कभी उस भेड़-चाल के अंदर घुस जाते हैं कि अरे वो अच्छी बनाई, चलो ऐसी बना लेते हैं। चलो उसको डब कर लेते हैं, चलो उसको रीमेक बना लेते हैं। आजकल क्या है कि एक्सेस, क्योंकि ये सब ओटीटी आ गए हैं, तो आपको हिंदी में भी वाली, तमिल वाली भी पहले दिन ही आपको हिंदी में मिल जाती है, तो आपको रीमेक वाला वो दुनिया चले गई है, जहाँ पे पहले रीमेक्स बनती थी, भैया राइट्स खरीदने पड़ते थे। आज उसी दिन वो तमिल वाला भी देख लेता है हिंदी पिक्चर, और हिंदी वाला तमिल पिक्चर भी देख लेता है। तो इसलिए वो रीमेक का कल्चर तो आप वो गया। अभी आपको नया कंटेंट ही बनाना पड़ेगा। हुँ। आपको एक ऐसी कहानी बतानी पड़ेगी जो लोगों से जुड़े और लोगों से रिलेट कर पाए। अगर आप उस दुनिया को बताएँगे कि भैया जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हमारे आस-पास, तो फिर आप यू विल फॉल फ्लैट। सो आई फील कि हमारा बॉलीवुड में एक बीच में दौर आया जब हम सिर्फ़ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फ़िल्में बनाते थे, लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाते थे। आई थिंक हमें एंटरटेन करने के लिए लोगों को फ़िल्में बनानी, वेरी नाइस। तो फिर वो चल जाएगा चक्कर। तो मज़ा कहाँ आता है एक्शन करने में? साउथ इंडिया की मूवीज़ में, साउथ इंडियन मूवीज़ में एक्शन करने में मज़ा आता है, फन आता है, थ्रिल आता है या सोनू को या बॉलीवुड मूवीज़ में? मुझे दोनों में आया है। साउथ में मैंने बहुत एक्शन किया है। जब मैं लास्ट टाइम अपनी फ़तेह फ़िल्म की थी, तो मैं बेस्ट ऑफ एक्शन लोग लेके आया था, कोई एहसन साहब इज़ डायरेक्टिंग दैट फ़िल्म। सो मैंने उसमें जो एक्शन किया, मुझे नहीं लगता मैंने पूरी ज़िंदगी में वैसा एक्शन किया जो फ़तेह का जिस स्केल का हम एक्शन ले आ आए पे थे। ये अब फतेह से पहले? फ़तेह से पहले मैं कहूँगा कि मुझे साउथ में डेफ़िनेटली मज़ा आया एक्शन ज़्यादा करने का, क्योंकि वहाँ पे स्कोप ज़्यादा था, थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में काम करते थे। इधर कई बार मतलब चालू काम भी हो जाता है, चल ठीक है कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो साउथ वाले वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फतेह में जो आपने फाइटर्स बुलाए या जो बाहर से लोग बुलाए साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, वो ऐसा क्यों? साउथ इंडिया से क्यों नहीं बुलाया आपने? साउथ इंडिया से भी आए आए थे, ऐसी बात नहीं है, साउथ इंडिया, पर वहाँ पे ना एक हमारे जो फाइटर्स हैं इंडिया में, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज सेट हो चुकी है। अच्छा। तो वो बॉडी लैंग्वेज ऐसे कि जैसे ही वो आएँगे एकदम आप बोलेंगे जैसे ही एक्शन ब आ करके एकदम आते हैं ऐसे करके। तो मुझे नहीं, नहीं, ऐसा रियल में कोई नहीं मारता, नॉर्मल। अगर आप फॉरेन की फ़िल्म्स देखेंगे उसमें एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग करते हैं। जो फाइटर्स होते हैं ना, ऐसा लगता है प्रोफेशनल है, मार रहे एकदम कर रहे, ज़्यादा फेस नहीं बनाते। इधर बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और फिर उसमें दूसरा एक कारण ये था कि मुझे मल्टीपल अच्छे स्टंटमैन और अच्छे एक्टर चाहिए, उतने होते नहीं हैं। अगर मल्टीपल फ़िल्म्स चलती तो आपकी बॉम्बे में भी अगर 10 लोग होंगे मैक्सिमम जो प्रॉपर फाइट करते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज सही होती है। बाकी होते फाइटर्स होते हैं, 10 होते हैं जो जो सिनेमा को खूबसूरत दिखाते हैं, लड़ते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती है। तो जब मैं अगर 70-80 लोगों से लड़ रहा हूँ, एक सिंगल शॉट बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? 10 लोग पहले वाले अच्छे होंगे, 11वां-12वां वाला गलती करेगा और वो एवरेज दिखेगा, काम खराब हो गया। हाँ, सो मेरे लिए वो एक चैलेंज था, पर मेरे को अच्छा बनाना था, इसलिए बाहर से भी फाइटर्स एक छोटी-सी गलती वो लूप वापस वापस पूरा वापस से रीशूट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं उनको भी थोड़ा सिखाता है, यार नहीं, नहीं, एक काम कर, तू पहले भूल जा, जो आज तक किया तूने भूल जा। मुझे कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, तू नॉर्मल मान ले, लेकिन वो फिर भी निकल आता था क्योंकि इतने सालों से वो करते अच्छा। हैं। फिर जब उन्होंने 10-12 दिन वो शूट किया, देन दे सेड कि सुन भाई, हमें एक अलग ना सीखने को मिला है यहाँ से बहुत कुछ। और फिर मैंने क्या किया, उनके मास्क पहना दिए कि यार तू अंदर जो मर्ज़ी चलाता रहा, दिखे ही ना मेरे को। तो मुझे हमेशा बार-बार नहीं देखना पड़ेगा। और क्या है ना कि पहले एक्शन सीक्वेंस, फिर सेकंड, और रिपीट करने पड़ते हैं। जब मैंने जिसको पहली में मार दिया, वो अगली में कैसे आएगा? तो इसलिए उसके ऊपर मास्क लगा दिया कि भैया जब सेकंड में आएगा मास्क में वही वाला है जिसको मैंने पहले मार तो दिया। बारीकी से काम ये सोचना पड़ता है हर एक चीज़ को। ये पॉसिबल नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे आप। हुँ, हुँ। तो इसलिए फिर पहले जिसको सीक्वेंस में मार के आया, अगले में उसको मास्क बना के उसी को लेकर आ गया। तो ऐसा ही सब चल रहा था। तो मतलब आप जब सिखा ही रहे थे बॉलीवुड के स्टंटमैन्स को या साउथ इंडियन से, तो क्यों नहीं ऐसा सोचा कि एक्शन के तो आप प्रो हो चुके हैं अभी, जी, इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल देते? क्योंकि आने वाली जनरेशन है उनको भी राइट। ये फाइटिंग सीन सीखने का मन होगा या स्टंट्स करने का, तो कभी सोचा है ऐसा? देखिए इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं अकेला नहीं सिखा सकता, मैं कहीं एक्टिंग में चले जाऊँगा, कोई शूटिंग करने चले जाऊँगा, तो कौन उसको कंटिन्यू रखेगा? सो आई फील देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स, लॉट ऑफ
इंस्टीट्यूट्स दैट वी हैव जहाँ पे सीखना है, आपको सिर्फ जाके प्रैक्टिस करना है। आप देखिए प्रो नहीं बन सकते आप। जो बचपन से एक्शन करता आया है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, जो पिक्चर के लिए 1 महीने की तैयारी करेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। हुँ। बट यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट और एवरी फिल्म इज़ गोइंग टू टीच यू समथिंग बेटर। जी। आशिक बनाया जो मूवी थी, उसने कैसे एक गेम चेंजर आपकी लाइफ में किया? कैसे टर्निंग पॉइंट वो मूवी के बाद क्या क्या कुछ चेंजेस आए? मैंने पहले पिक्चर छोड़ दी थी वो, अच्छा। ठीक है? वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं आदित्य दत्त, तो बना रहे थे। तो उन्होंने बोला यार पिक्चर करें तो तू और इमरान है, दोनों लव एंगल है, ये सब है। मैंने बोला हाँ ठीक है कर लूँगा मैं भाई ऐसा। जब उसने स्क्रिप्ट दिया मेरे को अच्छा नहीं लगा स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मेरे को थोड़ा-सा वो एमेचरिश लगा। मैं कहा यार ये थोड़ा यार अजीब-सा लग रहा है, ऐसे कौन बात करता है ऐसे? तो बोले नहीं, नहीं यार तू भाई है, तू सपोर्ट कर, पहली पिक्चर है सब में। एंड आई लव आदित्य, बड़ा अच्छा बंदा है, दोस्त है। तो मेरा पर अंदर से ना 100% मेरा दिल से नहीं आ रहा था। तो आदित्य बोले मैं भाई ऐसा म्यूज़िक दूँगा ना पिक्चर का, देखना पूरा देश हिल जाएगा, ये होगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना वैसा होगा। पर चलो दोस्ती में मैंने की थोड़ा मैं कहूँगा आज तक 50-60 चलता है वो गाना? आज तक मुझ की कशिश। हाँ। तो वो उसने वो तो खैर प्रूव किया जो उसने प्रॉमिस किया था। और मैं कल परसों मुझे किसी ने सॉन्ग्स आशिक बनाया आपने के कुछ पिक्चर्स भेजे ऑन सेट की पिक्चर से, बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग था। एंड आई थिंक वन ऑफ वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। यस। उसके बाद क्या बदलाव लाइफ में आने ऑफर्स कैसे आने शुरू नज़र कैसे लोगों की आपके ऊपर बदली? भाई हर पिक्चर कुछ ना कुछ लेके आती है ना। भगत सिंह आई, आशिक बनाया आपने आई, जोधा अकबर आई, युवा आई, सब जो फिल्में आई अलग अलग। पर मैं एक चीज़ हमेशा मान के चल रहा था कि मैं अपने आप को ना कैटेगराइज नहीं होने दूंगा कि यार ये इसे पॉजिटिव कराना है पॉजिटिव करा लो, रोमांटिक कराना है रोमांटिक कर लेगा, नेगेटिव कराना है नेगेटिव करवा लेगा। तो मैं आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग एंड दैट केप्ट मी एक्साइटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विद एवरी टाइम समथिंग न्यू। जी। जब इस इंडस्ट्री में पहली बार आप आए तो बहुत उम्मीदों के साथ आप आए होंगे। पहला ऐसा कौन-सा आपको व्यक्ति, इंसान मिला जिसने आपके अंदर भरोसा दिखाया? एक्चुअली भरोसा, ऐसा कोई भरोसा दिखाता नहीं है, सही पूछो तो। आपको सर्वाइव करना पड़ता है। आप वो कहते हैं ना, मुझसे कई लोग आज भी जो नए लोग आते हैं पूछते हैं कि क्या बोलते हैं आप इंडस्ट्री में, कि इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ अंडर वाटर। कितनी देर आप सर्वाइव कर सकते हो। आप कितनी भी कामयाबी कर लो, जितना आप ऊपर जाना शुरू करोगे उतना ही वो बॉटल नेक आना शुरू होगा। फिर आप चूजी हो जाओगी, मैं ये रोल नहीं करूँगा, मैं तो वैसा नहीं करूँगा, तो आप चूजी होना शुरू हो गए। तो वो आपको कहीं न कहीं खुद के लिए चैलेंजिंग समय होता है कि यार आपको क्रिएटिवली आपको एक्साइट नहीं करता है, यार अब नहीं करूँगा मैं यार, मैं क्या करूँगा सेट पे जाके, वही तो कर तो चुका हूँ मैं। सो आई फील कि अ, आपको रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ यू विल गो स्टेल, आप हो जाओगे। इतना आजकल कंटेंट है, एवरेज का कोई स्कोप नहीं है, फिर भी हम एवरेज का हम देखते हैं, हर रोज़ आता है। कितनी फ़िल्में आप गिनती भी आज की डेट में पिछले 2-3 सालों में गिनाओगे जो आपको कहोगे यार ये मास्टरपीसेस थी, मेरे को इस पिक्चर का हिस्सा बनना था एज़ एन एक्टर और एज़ एन एक्ट्रेस। सो वो बहुत कम है। सो इट्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बल्क, सामान इतना डाल दो, क्वालिटी चाहे तो कठिन समय में कंधे पर किसी ने हाथ नहीं रखा। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, खुद सर्वाइव करते गए हैं, पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि बॉस चल तेरे को बनाते हैं। तो वो जगह बनानी पड़ती है। बोलते हैं ना मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर जगह होती नहीं है, बस आप अपनी एक थोड़ा-सा कोना कहीं पकड़ के खड़े होते हो, सर्वाइव करते हो, जब आपका स्टेशन आएगा, आप उतर के चल जाओगे। पर कितनी देर आप उस स्टेशन के लिए इंतज़ार करके उस भीड़ में खड़े हो सकते हो, वही है। इस अम, दुनिया में ना सिर्फ हमारे प्रोफ़ेशन में, कहीं पे भी कोई कंधे पे हाथ नहीं रखता। आपको बस खुद के कंधों को ऊँचा रख के अपना सर्वाइव करना है। मैंने कहीं सुना था कि एक्टिंग अच्छी करने के लिए या सोलफुल एक्टिंग करने के लिए आपको स्पिरिचुअल ज़्यादा होना पड़ता है या फिर आप एक्टिंग कैसी कर रहे हो वो आपके चेहरे पे दिख जाता है। हृदय का दर्पण चेहरा है। आपके हृदय में, चित्त में जो भी चल रहा है वो चेहरे पर दिख जाएगा। आप इससे कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? 100% जो आपने बोली ना लाइन की, जो हृदय का दर्पण जो चेहरा है वो एकदम सच है। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि इंसान का कैरेक्टर उसके चेहरे पे लिखा होता है, उसकी स्माइल पे लिखा होता है। जैसे वो हँसता है वो बता देगा कि अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और कैमरा से ऊपर कोई चीज़ नहीं, वो पकड़ लेगा। वो आप बात करते समय कितना सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पकड़ लेगा। आप बात करते समय एज़ एन एक्टर कितने कन्विंसिंग हो,
वो भी पकड़ लेगा। वो यू सी वो दैट डिफाइंस अ गुड एक्टर एंड अ बैड एक्टर कि भैया आप मैं विश्वास करता हूँ इस रोल के ऊपर इसलिए मैं ये लाइन बोल रहा हूँ एंड आई मीन व्हेन आई से दोज लाइन्स। सो कैमरा कहेगा हाँ यार ये सच बोल रहा है। व्हेन यू डोंट मीन दोज लाइन्स कैमरा कहेगा बेटा ये सही नहीं है तू जा रहा। सो आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाई पीपल आर लव्ड, पीपल आर हेटेड। हम्म। कल की ही बात है, मैं दिल्ली से जब मुंबई की तरफ आई तो पहले कुछ दिन रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मुंबई को। जी। ऑटो में मैं मेरी टीम के साथ में थोड़ा घूम रही थी, तो हम कुछ जिक्र कर रहे थे कि कल ऐसा शूट होगा, ऐसा करना, सेटअप ऐसा रखना, वैसा रखना। तो उन्होंने, ऑटो वाले ने गलती से नाम सुन लिया सोनू सूद। उनका रिप्लाई था सोनू सूद से मिलना है। मैंने कहा हाँ मिलवा दो। अरे बहुत गोल्डन हार्टेड बंदा है, क्या बंदा है, मतलब आप बस मिलना उनसे, आपको जो काम है वो मैंने कहा सारे काम हो जाएंगे। हाँ सारे काम हो जाएंगे। दो ही लोग हैं जो मुंबई में मतलब राजा हैं जो काम करते हैं, सलमान और सोनू सूद। लेकिन अब सोनू सूद ऊपर चला हुआ है। तो मतलब ये, एक तो हम सुनते हैं, कोई पीआर आपका नहीं है, मैं जानती हूँ, कोई फ्लेक्स आप नहीं करते, लेकिन जब हम वाकई में लोकल लोगों से जब आपके बारे में इस तरह का फीडबैक सुनते हैं तो दिल खुश हुआ कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये ऑटो वाले, उनकी कम्युनिटी, बाकी लोग, वो भी आपको इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। एक वीडियो है, मैं दिखाना चाहूंगी आपको। कैसे लगते हैं सोनू सूद आपको? इन्हें सबसे बेस्ट पूरे अक्का बॉलीवुड में अगर कोई, इधर बॉलीवुड में उससे अच्छा एक्टर कोई नहीं है। अच्छा जेन्युइन है, सबकी हेल्प कर रहे क्या? हर इंसान की, परेशान की रहते हैं। गरीब हो या पैसे वाला, सबसे मिलाता हूँ, सबसे मिलते। अरे वाह, तो आप मिले उनसे? कितने बार मिला? अच्छा पति अच्छा, डेली आज से लोग मिल रहे हैं। और कौन कौन ऐसा है जो हेल्प करता है बॉलीवुड में? ये मैं सलमान। बड़ा अच्छा है लगा है आई थिंक। मुझे लगता है यही कमाई है यार, यही कमाई है बाकी कुछ नहीं। जब आप लोगों की दुआओं में जुड़ जाते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बर्थडे जैसे उन्होंने बताया कि पूरी लेन हमारी ब्लॉक हो जाती है, केक सब लोग बेचारे लेके आते हैं, हम खाते पीते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस पे मोस्ट स्पेशल बर्थडेज मैं मनाता हूँ जब उनके साथ मिलता हूँ या हर रोज़ लोगों से मिलता हूँ। ये ऑटो वाले बेचारे या कई बार गरीबों को लेके आते हैं स्टेशनों से, जहाँ जहाँ से आते हैं, और पैसे भी नहीं लेते कि सर आप तो इनकी मदद करें, हम तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनको छोड़ दें यहाँ पे। तो कई बार ज़बरदस्ती उनको देना पड़ता है, कहते नहीं नहीं सर हम भी करेंगे। तो आई फील कि ये पूरी एक चेन का हिस्सा बन जाते हैं कि कैसे लोग जुड़ना शुरू होते हैं। सो आई थिंक यही लोग हैं ये हो सकता है एक परिवर्तन की क्रांति की चिंगारी हो, आप बहुत कुछ बदलाव कर पाएँ। आजकल हम देखते हैं लोगों में इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं, संवेदनाएँ हैं, लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं, मुंबई जैसे भागते शहर में या दिल्ली में। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, इससे मैसेजेस आप देखिए दूर तक कैसे पहुँचा रहे हैं। कल मैं जब घर से निकला तो मैं मैक्सिमम ज़्यादा लोग मेरे ऑफिस के बाहर ज़्यादा आने शुरू हुए या घर पे आते हैं, जो जहाँ कैसे ब्लैंका संडे को तो आते ही आते हैं वहाँ पे। तो कल एक लेडी अपने बच्चों को लेकर आई और खूब रो रही थी और उसको वॉशरूम बोला नहीं आप उधर जाओ, ऑफिस के अंदर जाओ, इधर अलाउड नहीं है ये। तो मैं बाय दैट टाइम वो निकल रही थी रोती, तो मैं बाहर निकला। तो मैंने उसको बोला आ इधर आ, क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चा है। तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी शुरू की। तो मैंने बोला कि काम कर, तेरा बच्चे का कुछ हार्ट सर्जरी था उसका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो एक हॉस्पिटल में था, मैंने उस हॉस्पिटल के डीन को फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बोला कि सुनो भाई ये जो सर्जरी है ना यहाँ पे हॉस्पिटल में मत कराओ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमारे पास उतना सक्सेस रेशियो नहीं है इसका। को फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में भेजा, तो उसके बाद फ़ोन है नहीं लेडी के पास, कोऑर्डिनेशन बड़ा मुश्किल है। अभी फ़ोन उधर को इतने भाई यहाँ पहुँची, डॉक्टर अवेलेबल है नहीं है, वो भी हरियाणा से आई हुई थी। अच्छा। तो फिर वहाँ पे भी हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने तीसरे एक डॉक्टर को बोला, मैं उनसे आज तक मिला नहीं, पर उनको कभी ऐसे ही कोविड के समय दवाइयाँ वगैरह भेजी होंगी कुछ है। तो डॉक्टर उन्होंने कहा कि इसका सब सर्जरी हो जाएगा और कल से उनका इलाज शुरू हो जाएगा, उसका सर्जरी हो जाएगा। सो आइडिया ये है कि या तो मैं उस समय बाहर नहीं आता और लेडी को भगा दिया जाता और चले जाती, या तो मैं बोलता कि यार आज नहीं मैं मिलूँगा इससे, मैं बाद में मिलूँगा, और फिर वो कभी काम होता ही नहीं। सो आई फील कि उस समय ईश्वर आपका हाथ पकड़ता है कि बेटा जा, इसको बचा, और ये तेरे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, ये तेरे साथ दवाई वाले जुड़ेंगे और वो काम हो जाता है। सो आई फील ये हम नहीं तय करते, ये ऊपर वाला तय करता है, जिसमें वो उसने आपको एक जॉब दिया है करने के लिए और आप उस जॉब को पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ईश्वर
हर व्यक्ति का चयन अपने अनुसार करता है कि इसको मैं इस काम के लिए भेज रहा हूँ, इसको मैं इस काम के लिए भेज रहा हूँ। और जब हम अपना उद्देश्य समझ जाते हैं, तो ईश्वर खुद आपकी सहायता करने के लिए आपको जगह-जगह मिल जाते मिल हैं। जाते हैं। लोग आपको बहुत नाम से जानते हैं, अलग पहचान मिली है, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, विलेन के रोल्स भी कर लिया। लेकिन अगर मैं सोनू को पूछूँ कि सोनू सूद खुद कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे? सोनू सूद अंदर से कैसे है? वो आप क्या बताएँगे? मु मुझे लगता है कि मेरे बारे में मेरे से बेहतर लोग बता पाएँगे मेरे बारे में मैं कौन हूँ या क्या हूँ। कई बार खुद पता नहीं चलता है कि आप आपके अंदर क्या बदलाव आए या आप क्या करना चाहते हैं। बट लाइक आई सेड मुझे अपने अंदर ज़्यादा वो फ़र्क नहीं लगा जब मैं पहली दफ़ा इस शहर में आया था। मैं जुहू के अंदर अ, एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर 250-300 फुट का था, उसके अंदर कुछ लड़कों के साथ पेइंग गेस्ट रहता था। आज उसी के बाजू में मैं बंगलो में भी रहता हूँ, पर खुश तब भी था और आज भी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भगवान को हर रोज़ इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे अंदर जो जुनून था कुछ पाने का, वो आज भी उतना ही है जितना उस दिन था जिस दिन मैं पहली दफ़ा स्टेशन पे उतरा था मुंबई शहर के अंदर। अ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पुराने दोस्त मेरे साथ स्कूल में थे, कॉलेज में, आज भी मेरे साथ उतने जुड़े हैं, मुझे उनके साथ समय बिताने में समय तो आई थिंक कहीं न कहीं मैं अपनी इनर सोल से जुड़ा हूँ या जुड़ने की कोशिश करता रहता हूँ या उसको हंट करता रहता हूँ कि यार मैं कैसे जुड़ा रहूँ कहीं न कहीं उस करप्ट सिस्टम की लूप में ना फँस जाऊँ। हाँ। सो आई थिंक दैट्स माय थिंग एंड आई थिंक अ कॉमन इंडिविजुअल अराउंड मी जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, दे हर दिन में प्रयास करते हैं अ, कि ग्राउंडेड आप कैसे रहना हुँ, ज़रूरी है। तो आई थिंक वो मैं कोशिश करता हूँ और आई थिंक लोग ही हैं जो मुझे हुँ, वो ग्राउंडेड करने की कोशिश करते रहते हैं और करवा देते हैं उनके साथ समय बिता हुँ। के। या अभी हम आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी कर रहे थे, पंजाब के ऊपर भी बात कर रहे थे। कंगना रनौत का आपके साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हमने सुनी थी। अब कंगना रनौत खुद एक सांसद हैं। तो एज़ अ पॉलिटिशियन कंगना कैसा काम कर रही हैं? देखिए मैंने उनके काम को एज़ अ पॉलिटिशियन फॉलो नहीं किया है अच्छा। कि वो क्या कर रही हैं। एक एक समय पे अच्छी दोस्त भी रही हैं, अभी भी आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर। ये है कि मैं मिलता नहीं हूँ या कभी मेरी कोई फ़ोन पे बात नहीं होती फॉर व्हाटएवर रीज़न्स। बट लाइक आई सेड कि आई एम श्योर कि तगड़ा काम करेगी तो देश में गूंज तो होगी ही। अच्छे काम की गूंज के लिए आप सांसद हैं या नहीं हैं, उस अच्छे और बुरे काम दोनों की गूंज होती है। तो अच्छा काम करेंगे तो तालियां बजेंगी, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आई फील कि उनको मौका मिला है, कमाल का काम करें और फिर लोग तो हैं ही सैल्यूट मारने के लिए आपको। या आजकल एक जो फ़िल्म स्टार्स के पास में फ़ेम होता था, जलवा होता था, वो आजकल हमारे टीचर्स के पास हो रहा है। खान सर आपने देखा होगा, नीतू मैम, विकास दिव्य कीर्ति जी। तो ये जो जलवा थोड़ा-सा उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपको वही मैं हम जैसे हमारी बातचीत शुरू हुई थी, रियल और रील दोनों में बहुत फ़र्क है। कि आप लोगों ये सोशल मीडिया आने से जो फासला था एक आम इंसान और एक स्टार में वो कम हो गया, वो एक हो गया। तो उसके बीच में लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि बॉस ये रियल है कि रील वाला भैया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सर्वाइव करते रहे लंबे समय तक तो आपको रियल बनना ही पड़ेगा। नहीं तो रील को तो कोई ना कोई स्क्रॉल करके निकल ही जाता है। अभी आपको तय करना है कि आप स्क्रॉल होने वाले हो कि आप उस रियल ज़िंदगी का हिस्सा होने वाले हैं जिसमें आपको कोई स्क्रॉल नहीं कर सकता, आप टिके रहोगे। आई थिंक वो आपके कर्म और आपका जो जुनून है फॉर अदर्स दैट्स गोइंग टू हेल्प यू सर्वाइव। विकास दिव्य कीर्ति जी की मैं बात अभी कर रही थी आपसे। तो काफ़ी बच्चों का भविष्य वो सुधारने में मदद कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि एनिमल मूवी आपको बड़ी पसंद आई है। जी। तो एक इंटरव्यू में विकास दिव्य कीर्ति जी ने कहा था, एनिमल मूवी समाज में कैंसर का काम कर रही है। 2 ओपिनियंस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एनिमल फ़िल्म में दिखाई गई हर चीज़ के साथ मैं सहमत हूँ। उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ नहीं भी अच्छी चीज़ें थी। समाज के ऊपर फ़िल्म्स का बहुत बड़ा असर होता है तो इसलिए अगर आप अगर मैं उस पिक्चर को बना रहा होता तो शायद मैं कुछ चीज़ें नहीं दिखाता। हुँ। बट जो डायरेक्टर बना रहे हैं उनका उस चीज़ में कन्विक्शन है और उसको लोगों ने पसंद भी किया है। ऑब्वियसली ओपिनियंस रहेंगी अच्छी या बुरी लोगों की। पर लाइक आई सेड कि एक ऐसा मीडियम है सिनेमा जहाँ पे आपको अपनी कहानी अपने तरीके से कहने का हक है। सो वी आर नॉट द राइट पीपल टू जज गुड और बैड। हमारी ओपिनियन हो सकती है। मेरी ओपिनियन वैसी थी कि कुछ चीज़ अच्छी थी, कुछ नहीं थी। जैसे विकास जी ने बोला होगा कि ये
ख़राब हैं चीज़ें, कुछ-कुछ चीज़ें थी, तो आई थिंक ये उनका ओपिनियन है और कहीं कुछ हद तक ठीक भी होगा, आई वुड से या। अभी हाल ही में यूजीसी का मुद्दा बड़ा चला हुआ है जी। देश में। छात्र विरोध कर रहे हैं और आगे से कुछ प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। आपको क्या लगता है यूजीसी के ऊपर? मैंने अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं हूँ कि होना चाहिए, आई थिंक हमारी जो स्टूडेंट्स की जो के लिए मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए बैठ के सब जो वाइस men in this world in this country, I think they should sit together and make sure कि हमारी जो नई जनरेशन है उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। सुनो, मैंने आपकी एक रील देखी, बड़ी वायरल गई। आप एक स्नेक को रेस्क्यू कर रहे थे। जी। वो कहाँ से सीखा आपने? मैं एक्चुअली सही पूछो तो मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ कि मैं बैठा सीखा और मुझे कभी लगा कि मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा। वो भी किसी ना किसी जो रेस्क्यूअर्स होते हैं उनसे पूछे कि यार कैसे पता चलता है कि ये पॉइज़नस है या नहीं पॉइज़नस है, या इनको पकड़ते हैं कैसे हैं, कैसे बिलीव करते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ ये ज़रूर सीखी थी कि जब बोलते हैं कि आप स्नेक को पकड़ते हो तो एक्चुअली स्नेक आपसे ज़्यादा डरता है। वो डरता है आपसे और हम भी डरते हैं उससे, तो इस चक्कर में हम उसको पकड़ते नहीं हैं या मारते हैं, जो भी करते हैं, पर उसको आपसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो अगर आप उसको जब पकड़ते हैं तो उसको पता चलता है कि वो सेफ हैंड्स में है कि नहीं है, और आप बड़ी ज़ोर से उसको कई बार पकड़े तो उसको पता लगता है कि यार मैं ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट। और अगर आप कई बार प्यार से पकड़े तरीके तो से, ऐसा मन में ही क्यों आया कि स्नेक को रेस्क्यू करना सीखना है मुझे, इनके बारे में जान नहीं नहीं सीखना नहीं, मैंने कोई ऐसी क्लासेस नहीं ली उसके लिए, बट लाइक आई सेड कि जैसे पंजाब वालों को आपको पता है कि पंजाब जो पंजाबी कहते हैं कि इल्लतां करन दी बड़ी आदत होंदी है, तो आई थिंक तो इल्लतां पंजाब ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ कहीं ना कहीं आई थिंक दैट स्टेड इन योर सिस्टम एंड दैट हेल्प्ड यू लर्न फ्यू लेसन्स ऑफ दिस स्पेस। एक बड़े मज़े की बात मुझे पता चली है कि आपने अपनी ज़िंदगी की पहली मूवी पटौदी में शूट की थी। जी, पटौदी की आप बिलोंग करते हैं। मैं बट इतने साल क्यों लगे आपको मुझसे मिलने में? देखिए मैं तो पहली पिक्चर से ही पहुंच गया था आपसे मिलने के लिए। अब ये तो उस समय आप गायब थी, ढूंढते फिर फाइनली आज आप मिले। वो बोलते हैं कि सब्र का जो फल होता है वो दामिनी होता है, तो फाइनली आज आपके सामने बैठा हूँ। जी, बहुत बढ़िया कि सब्र का फल आज आपको मिला, ईश्वर ने आप पर जी। कृपा की है आज। जी। जी। सो आपने दबंग मूवी में बड़ा एक ख्याति आपको छेदी सिंह के डायलॉग से मिली। तो मैं कुछ आपको बोलूँगी, आपको वो डायलॉग उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। पंजाबी में वो छेदी सिंह का वो फेमस डायलॉग, वो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि पंजाबी में पंजाबी में? पंजाबी में चेरी सिंह का जो डायलॉग था उसमें वैसा था कि सलमान भाई ने बोला एक दिन कि चल सोनू कुछ खाने चलते हैं, और मैं उसकी गाड़ी में बैठा था, उन्होंने बोला कि यार तू लंबा बहुत है, तेरी टांगे कंफर्टेबल तो बैठ के आ रहा है ना, तो मैंने बोला क्या ना सलमान भाई, कानून के हाथ और शेरी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो मैंने उसमें सोनू सूद यूज़ किया था, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात बहुत लंबी भैया। तो सलमान ने यार बड़ा बढ़िया डायलॉग है, उसको यूज़ करते हैं, और अगले दिन हमने शूटिंग में यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया, पर ये पंजाबी च हुंदी पिक्चर। और गल सुनो मुंडिया, कानून दे हत्थ ते छेदी सिंह दी लत्त बड़ी लंबी है वीरिया। भोजपुरी में बड़ा आपका इंटरेस्ट रहता है। हाँ। बिहारी गाने, भोजपुरी गाने आपका बड़ा मन है वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोग बड़ा प्यार करते हैं आपको, अपार प्रेम है उनको आपसे। भोजपुरी में ट्राई कर लीजिए एक बार। तो एक्चुअली भोजपुरी और थोड़ी-सी ये उस भाषा की तो थी ही। ये गाना भैया कानून के हाथ और शेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। पता है एक बिहारी 100 पे भारी। अच्छा, तमिल में कैसे बोलेंगे आप इसको? मेरे को देखिए पूरा ना जैसे तमिल और तेलुगु 2 भाषाएँ ऐसी, मेरे को ना सेंटेंस फॉर्म करने में थोड़ी-सी तकलीफ जाती है। अच्छा। मैं बोल लेता, मुझे जैसे डायलॉग्स आप देंगे तो मैं पढ़ूँगा, मैं बोल दूँगा और फिर मैं कुछ ना कुछ बोल दूँगा। पर आप मुझे सेंटेंसेस फॉर्म करने में थोड़ा-सा मैं अटकता हूँ वहाँ पे अंदर। वो मुझे थोड़ा-सा वक़्त लगता है उसको पकड़ने में। बट लाइक आई सेड कि जब नया-नया शुरुआत की थी तमिल फ़िल्म की, मुझे याद है कि मुझे पहला एक डायलॉग दिया गया था, और उस समय सिनेमा के बारे में तो कुछ पता नहीं था, कौन-सा कैमरा एंगल्स हैं, क्या है। एक लाइन दी और मैं रट के जाता था और मैं बोलता था कि आप बताओ इमोशन क्या है? फिर मैं इमोशन सीखता था, हिंदी में लिखता था उसको बाजू में। तो उसके अंदर एक लाइन थी जो मुझे रटा मारी थी और आज भी याद है। उस लाइन थी कि साक्षात ತಂದೆ ಯಾನೆ ಮುಗಿದನ್ ವಿನಾಯಕ ಪೇರುಮಾನೆ ಕರುಣೆದ ಕಪತಿನ और वीरे मनसाल नाम वेरिक्रदु देवनिंदाए आगदा। वाह! हाँ, सो आई थिंक वो जब याद करते थे तो क्योंकि कैमरा फेस करना है, डर है भैया रिजेक्शन हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो आई थिंक वो इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? वो उसमें कुछ ऐसा था कि मैं अय्यर बना था और यू नो एलिफेंट आता है
यू नो अभी आप जो बोल रहे हैं मुझे एकदम मैं वो साउथ इंडियन मूवीज का आपका कैरेक्टर दिखाते हो। हाँ। मैं अय्यर बना था उसके अंदर, और उसके अंदर लोगों की मदद करना, हेल्प करना कैरेक्टर को दिखाया गया था, बट उसके माइंड में कुछ और गेम चलता है जो क्लाइमेक्स में पता चलता है। तो उसके अंदर इस उसके ऊपर डाल लगता है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो जब आप दाएं हाथ से थे तो लेफ्ट को नहीं पता चलना चाहिए। तो आई थिंक वो उस बेस पे वो किरदार बैठा था। दबंग इतनी आपको ख्याति मिली दबंग में छेदी सिंह के उसके बाद में कैरेक्टर प्ले करने के बाद में दबंग 2 को आपने क्यों फिर मना किया? इतने सुपरहिट सीक्वल के लिए क्यों मना किया? मुझे स्क्रिप्ट नहीं समझ में आया, मुझे नरेट हुआ था। पहली जब फिल्म खत्म हुई तो उसका एंड भी वही था कि शेरी सिंह का जुड़वा भाई आ गया है, तो क्या करना भैया? तो सलमान वही बोलते हैं हम उसमें भी उतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आखिरी डायलॉग था फॉर चेरी सिंह ब्रदर टू रिटर्न इन पार्ट 2। ओके। और वैसे ही था, मुझे नरेट भी हुई थी पिक्चर। पर जब मैंने सुनी तो मुझे उतनी समझ में नहीं आई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार मेरे को ये स्क्रिप्ट थोड़ा वाव नहीं लगा, तो मैं रहने देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं यार, तू लिखी ऐसी हुई है, तेरे हिसाब से तू वो नहीं करेगा। तो मैंने बोला कि यार ये मैं क्योंकि एज एन एक्टर कन्विंस नहीं हूँ, तो मैं आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस, तो मुझे आप रहने दीजिए। तो फिर समहाउ आई वाज एबल टू कन्विंस देम। वो मान नहीं रहे थे पहले, फिर मैंने मना किया। और फिर जब रिलीज हुई, आई रिमेंबर कि सलमान भाई का फ़ोन आया कि यार तू, उन्होंने फ़ोन किया, छेदी सिंह हाँ जी, जो तू पिक्चर तूने छोड़ी वो देखना चाहेगा तू, प्रीमियर है। तो मैं कहा हाँ मैं आऊँगा ना देखने पक्का। तो आया तो देखा उन्होंने, पिक्चर वगैरह देखा ही मेरे को। तो पूछा कैसी लगी तेरे को? तो अभी तो पिक्चर बन गई थी, मैं क्या बोलूँ ना, पहले दिन मैं कहा अच्छी भाई पिक्चर। मैं कहा पहली पहली मैं कहा, पहली वाली फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ पहली वाली अच्छी थी। तो आई थिंक समहाउ इज नॉट वेरी कन्विंस्ड यार। ओके। अच्छा, फ़िल्म इंडस्ट्री को अब तो आप इतने करीब से जान गए हैं। ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपको लगती है जो मिसअंडरस्टूड है? मतलब हम कुछ और बाहर से देख पा रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में कुछ और है। हो सकता है बुरे को हम अच्छा समझ रहे हो और अच्छे को हम बुरा समझ रहे हो, तो दोनों आप मुझे बताइए? मिसअंडरस्टूड तो मुझे देखिए आजकल ना हर बंदा क्रिटिक है, हर बंदे का ओपिनियन है। आजकल क्योंकि सबके हाथ में कैमरा है, तो वो एक्टिंग की भी बात करेगा आपकी, वो डायरेक्शन की भी बात करेगा, सब कुछ बात करेगा। सो ओपिनियन तो सबके बारे में है, अच्छा बुरा सब कुछ है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा है जो मिसअंडरस्टूड है। सबको लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद करते, बट वो चलता रहेगा। बट आई वोंट से कि एनी इंडिविजुअल हु इज मिसअंडरस्टूड एंड नहीं, कोई ऑफ कैमरा भी एक्टिंग कर रहा है तो आप वो बता सकते हैं। ऑफ कैमरा एक आवरण क्यों रखकर कोई चला हुआ है? देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई बिलीव, अब ये बात तो मैं पक्का कहना चाहूँगा कि देयर आर मेनी पीपल हु आर बेटर एक्टर्स ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। वो करते तो हैं एक्टिंग, मैं बोलता भी हूँ उनको। बड़ी बात। तो पिक्चर्स कम खिंचवाते हैं और चश्मा पहन लेते हैं, और जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको इशारा होता है कि बॉस अगर मेरी तरफ कोई आ रहा हुआ मैं नहीं देखूँगा, पर तू आने मत देना उसको। तो वो ट्रेन्ड वैसे होते हैं। बहुत दफ़ा उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब हम एंटर करें तो खूब हल्ला मचाना, ताकि हट जा पीछे, हट जा पीछे, 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 पीछे। पापराज़ी के साथ। खबर आई तो एकदम और लगे कि ये पता नहीं कौन आ गया, जो देख भी नहीं रहा, तो वो भी बंदा रिएक्ट करे, वो कौन है अभी, कौन है ऐसा सर। तो ये क्या टोरा क्या है? ये क्या क्यों ऐसा किया जाता है? मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि कई बार ज़िंदगी में कैमरा बंद हो जाता है, पर कई लोगों के लिए कैमरा चलता रहता है। सो अगर आपको अपने आप से जुड़ना है तो कैमरा बंद करना पड़ेगा उस समय। बट कई लोग नहीं कर पाते, बैटरी ज़्यादा होती है उस कैमरे के अंदर, तो फिर हुँ। आई थिंक दैट्स अ रिस्की स्पेस। हुँ। सूद चैरिटी फाउंडेशन, जिसमें पता किया कि 18.5 करोड़ आपके पास में पैसे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए ही सिर्फ़ आपने राहत में उनको इस्तेमाल किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जब ये मेरे यहाँ तो रेड्स हुई थी, जब एक समय पे आई थी, कि तब उस समय का स्टेटमेंट था। तो जभी भी आपके उसमें मैक्सिमम फंड्स मेरे खुद के एंडोर्समेंट्स के होते हैं, क्योंकि अगर मुझे कोई ब्रांड आता है और मैं नहीं लेता तो मैं बोलता हूँ आप चैरिटी में डोनेट करो, विल हेल्प अदर्स। उसको खर्च करने का टाइम होता है हुँ। कि आप 1.5 साल में खर्च कर सकते हैं या 2 साल में कर सकते हैं, और किन फंड्स के लिए यूज़ करना है वो। आपके पास ऐसा ही नहीं कि आपने आज डाला और सारा बाँट दिया आपने, कल कहाँ से सर्वाइव करोगे? सो हमेशा आपको तरीके से खर्च करना पड़ता है। ये मेरे लिए नहीं, दुनिया भर की हर एक फाउंडेशन का वो रूल होता है। जब वो स्टेटमेंट आया था फॉर व्हाटएवर रीज़न्स व्हिच वाज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट और गलत था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों का भी उल्लंघन किया गया, ऐसा हाँ, सुने। ऐसा आया था पर ऐसा था नहीं। एक बड़ा एक नॉर्मल चीज़ होती है व्हिच इज़ कॉल्ड एफसीआरए, एक फाउंडेशन के पास होता है। उसके बिना आपकी फाउंडेशन में ₹1 नहीं आ सकता। मेरी फाउंडेशन में आज तक ₹1 नहीं आया था, बिकॉज़ उस समय मेरे पास एफसीआरए नहीं था, बाद में था, एफसीआरए हमारा लिया गया। जब उस समय जो फंड्स
कि जिनकी बात की गई है, एक स्टेटमेंट कि देखिए किसी के लिए बोलना बड़ा ईज़ी रहता है। मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि आपके हाथ में ये फ़ोन है ना, मेरा है। हुँ। तो आप बोलोगे, "नहीं, नहीं, मैंने तो लिया था।" पहले प्रूव करो किधर से लिया था। ये तो मेरा है। मेरा लड़का बोलेगा, "नहीं, नहीं, हाँ, सोनू भाई आप ही का तो फ़ोन है।" फिर आप बोलोगे, "नहीं, मैं बिल है, ये है, वो है।" तो आपको थोड़ा-सा बताने में समय लगेगा। तो जब जो उसकी बात हुई थी, वो मैंने आज तक मेरे अकाउंट में या हमारी फाउंडेशन अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। वो एक जैसे मिलाप या इम्पैक्ट गुरु या ये जो अ, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर कोई मदद करना चाहता है, जैसे उस समय कोई अगर मेरा फ़ॉरेन के अंदर मेरा दोस्त बोलता है, "सोनू मेरे को यार $100 डोनेट करना है किसी गरीब बंदे के लिए।" तो मैं बोलता था उस प्लेटफ़ॉर्म में डोनेट कर। आई वाज़ जस्ट अ मैसेंजर फॉर दैट प्लेटफ़ॉर्म कि भैया तो अगर करना है ये मिलाप के इस प्लेटफ़ॉर्म में $100 डोनेट कर देना और ये जो पैसे हैं ये माइग्रेंट्स के या फिर किसी को मेडिकल के लिए या कैंसर के लिए जाएँगे डायरेक्टली फ्रॉम दैट प्लेटफ़ॉर्म टू इनटू द हॉस्पिटल्स। मेरे पास में या मेरी फाउंडेशन में नहीं आएँगे। तो आज भी अगर उसमें से जो कुछ खर्च हुआ है, वो सीधा हॉस्पिटल्स में ही गया है या उधर ही गया। मेरे पास वो कभी नहीं आया, वो आज भी उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए ऐसे नहीं, ऐसे हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ऐसे हज़ारों लोगों के प्लेटफ़ॉर्म हैं जो बने हुए हैं सिर्फ़ उसके लिए हुँ। और नीदर आई हैव एन एक्सेस टू दैट फंड्स और नॉर एनीवन हैज़। तो ये था उसके। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इतने समझदार हैं कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल का अवार्ड उनको एक दिन मिलता है जी। और कुछ दिनों के बाद वो चिकन का सेवन करते हुए अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगी, शायद लोग कमेंट्स में बता देंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैं नॉन-वेज खाने को गलत नहीं बोलता। खाते हैं, दुनिया खाती है। मेरे घर में मैं वेजिटेरियन हूँ, बाकी सबको शौक नहीं है पर खा लेते हैं। तो मैं शुरू में तो बड़ी कोशिश थी कि यार सब वेजिटेरियन रहें पर मेरी चली नहीं, तो सबने खाया व्हिच इज़ आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल नॉन-वेज के नहीं, बट अगेंस्ट उस जो पेटा का अवार्ड देने के बावजूद इस तरह की ज़रूरत करना आपको नहीं लगता थोड़ा? देखिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नॉनवेज खाता है लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने के कारण उसको हक नहीं है एनिमल्स के लिए अच्छा काम करने का, फिर भी वो करता होगा अच्छा काम, किसी की मदद करता होगा, किसी जानवर को बचाता होगा। ये तो दोगलापन हो गया। सो आई देखिए मैं आपको वही बोला, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगर मेरी पूछे तो मैं शायद कन्विंस कर देता भैया बन जा वेजिटेरियन, हुँ। और गया तू कौन है, तो इसलिए अच्छा ठीक है भैया नहीं बन सकता लेकिन मदद तो कर। तो हम जो बंदे नॉनवेज खाते होंगे, हम उनको क्यों ना बोलें कि भैया तू मदद कर, अगर वो मदद कर सकता है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी एक एनिमल की जान बचा सकता है, हुँ। तो बचाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसे ही जितने हाथ बढ़ेंगे उतना अच्छा है, बट आई आई यू कांट से कि यार भैया मैं तो अवार्ड तभी लूँगा जब मैं वेजिटेरियन बनूँगा। सो आई थिंक वो उनका सोच है, बट आई थिंक एज़ लॉन्ग एज़ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर एनिमल्स, डू इट। हुँ। इस मिथ को भी आप खारिज कर रहे हैं कि एक वेजिटेरियन की बॉडी ऐसी नहीं हो सकती जी। है। नॉन-वेज क्योंकि आजकल इतने ट्रेनर्स के पास आप जाओगे, चिकन तो आपको प्रोटीन के लिए लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स आपको प्रोटीन के लिए लेना पड़ेगा। तो आज यूथ बहुत ज़्यादा मतलब अपने फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। उन्हें आप क्या मतलब आपका आम दिन शुरुआत कैसे होती है? आप किस तरीके से अपनी डाइट मेंटेन रख रहे हैं? इतना पॉल्यूशन है और सब मिलावटी है सब कुछ, तो प्रोटीन और वो सब जो क्वांटिटीज़ हैं, वो कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि जो डाइट है ये फ़िल्म्स के लिए नहीं हो सकती, ये मैं एक पिक्चर के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी डाइट ये बन रही है और फिर मैं नॉर्मल हो जाऊँ। हुँ। म मैं अम, मैं हमेशा हेल्दी खाता। मेरे को अनहेल्दी खाने की आदत नहीं पड़ी कभी। शुरू में खाए नागपुर वगैरह में समोसे ये सब खाते थे तो उल्टा-पुल्टा पता नहीं था तब क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब्स है, कुछ आइडिया नहीं था। जब सीखा तो कोशिश किया कि थोड़ा-सा मेंटेन रखें और फिर उसी की आदत पड़ गई। बट आई वुड से वो बहुत बड़ी मिथ है कि आपको अच्छी बॉडी बनाने के लिए नॉन-वेज खाना ज़रूरी है। वी हैव लॉट ऑफ वेजीज़ व्हिच आर वेरी गुड टू मेक गुड एंड हेल्दी फिज़ीक। आज की डेट में मस्कुलर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। राइट। सो आई थिंक जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्टे हेल्दी, ईट राइट, नॉट जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट और फॉर वन थिंक कि मैं 2 महीने पतला होके भाई देखो मैं फिट हो गई हूँ और फिर मैं अगले महीने से फिर वही उल्टा-पुल्टा शो होता है। आई थिंक मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डिसिप्लिन इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक यू सर्वाइव। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या प्यार है? कैसा आगे के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, आगे काम करना चाहते हैं? कौन फेवरेट एक्टर आपका कौन है वहाँ बिहार इंडस्ट्री में? नहीं देखिए सब है, पवन सिंह मुझे अच्छे लगते हैं, मनोज भाई हैं, खेसारी है, सब है। आई थिंक दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल। अगली जो मैं फ़िल्म भी बना रहा हूँ उसमें थोड़ा बिहार टच है। तो नंदी। नंदी, पवन सिंह,
भाई ने एक सॉन्ग भी गाया है उसके लिए। अच्छा तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ये करती हैं, पर उसके अंदर मैं ना बिहार वालों से मेरा रिश्ता पुराना ही है, कॉलेज के समय से मेरे सब कॉलेज के दोस्त थे बिहार वाले। अच्छा रूम पार्टनर्स बीटेक के समय या तो बी की तरफ तो थोड़े से मतलब वो थोड़े से तिकड़म वाले होते हैं, कुछ ना कुछ आराम से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ चिमटी काटनी है आते जाते को, उनका वो बेसिक नेचर है। तो दोस्ती भी हुई उनसे, आज भी उनसे उतनी ही दोस्ती है, बट एक एक कैरेक्टर होता है उनके अंदर, वो एक जो सिनेमा के लिए बड़ा एंटरटेनिंग है, तो उसी को हमने पकड़ के मैंने हम्म नंदी भी लिखी है। कोई कोई भोजपुरी ऐसा गाना जो मतलब कई बार माइंड में आ जाता है कुछ काम करते हुए या ड्राइव करते हुए, कोई ऐसा गाना है? अभी वैसे मैं नंदी के लिए गाना रिकॉर्ड किया है जिसका आइए ना आइए कभी हमरा बिहार में, तो वो एक है, पवन सिंह ने गाना गाया है उसके लिए, तो अच्छा है वो, जब पिक्चर रिलीज होगी तो आपको सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मेरी टीम के क्वेश्चंस थे आपसे। जी, अरे टीम वाला स्माइल कर रहा है एकदम पूरा एकदम। पहले अभी सुस्त बैठा था एकदम, हाँ अभी हो गया हाँ। सर जैसे आप चैरिटी में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन है कि किसी ने कहा हो कि सर रिचार्ज कर दो? रिचार्ज कर दो, अरे बहुत बेशुमार, आप अगर मेरे कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो भैया रिचार्ज वाले बहुत है, मैंने किया भी है। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि भैया मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो सही नहीं चलता, और देखो गिरा हुआ उसको ठीक लगा दो। उस समय मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं विजय सिंघल, ही इज एन IAS ऑफिसर, उस समय वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के चेयरमैन थे पूरे महाराष्ट्र के। तो मैंने उनको भेजा, मैं कहा भाई ये आया है रिक्वेस्ट आई है कि सोलापुर या कहीं कोला भूल गया मैं जगह पे, मैं कहा उसका बिजली का मीटर सही नहीं चलता और उसको बिल ज़्यादा आता है और टूटा हुआ बता दे। कहता भाई अभी लो, 1 घंटे में वहाँ पे लोग पहुँचे, बदल गया। तो आज भी अब वो जब बात करते गए सो याद है आपने बिजली का मीटर बदलवाया था हम लोगों का। सो आई वुड से कि ये ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट्स, किसी को लॉकडाउन में दारू चाहिए थी तो बोले ठेके खुलवा दो, तो ये सब भी रिक्वेस्ट आती थी। मैंने बोला कि यार ठीक है बॉस, ठेका खुलवा तो दूंगा, पिला भी दूंगा, पर घर कौन छोड़ने जाएगा तेरे को, तू तू पी खुद ले, घर ना तो ये रिप्लाईज टीम करती है आप? मैं करता हूँ। अच्छा आप खुद कर रहे हैं? मैंने कुछ कमेंट्स है कि सर गर्लफ्रेंड से भी मिलवा दो, इतना सभी को भेज रहे हो तो ये कर दो। तो मैं खुद ही करता हूँ, मेरे एक्सेस मेरे पास है, किसी और ट्रस्ट नहीं है। और क्या क्वेश्चन है आपके? सर थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा सा 2009 में आपकी मूवी आई थी अरुंधति, उसमें जो आपका करेक्टर था उसको वो ओरिजिनल है, वो जो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, या फिर उसको थोड़ा पोर्ट्राइज किया गया है? आई थिंक थोड़ा फिक्शनलाइज किया गया था उसको, बट जो कैरेक्टर था पशुपति का, तो बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। मुझे याद है कि 20-20 घंटे 18-18 घंटे में शूट करता था उसके लिए, और बड़ा मुश्किल था उसके लिए। मेकअप 2.5-3 घंटे लगते थे लगाने में, निकालने में 1-1.5 घंटा लगता था, सोने के लिए 2-2 मुश्किल से घंटे मिलते थे। बट उस फिल्म ने इतना बड़ा रिकग्निशन दिया था, इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर इन तेलुगु सिनेमा। बट वो आई थिंक एक बहुत ही स्पेशल रोल है मेरे लिए आज तक। जी। हाँ, उसमें आपकी जो डबिंग आर्टिस्ट थे पी रविशंकरा, तो कैसा फील होता है लाइक आपकी वॉइस अगर कोई बनता है और उसके बाद रिकग्नाइजेशन आपको मिल रही है? देखिए उसमें क्या रहता है ना कि वॉइस और एक्सप्रेशन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। तो अगर आपकी वॉइस आपके एक्सप्रेशन से नहीं मिल रही तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जब मैं मेरी एक आदत है कि मैं चाहे भाषा में उतनी पकड़ ना हो, लेकिन मैं बोलता वैसे ही, गलत बोल दूंगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, लेकिन मैं डायलॉग पूरा अंदर से बोलता हूँ, पूरा जोर से बोलता हूँ, पूरा प्रॉपर। तो आमतौर पे क्या होता है, जिनकी भाषा नहीं आती वो हमेशा क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ खा जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे से कर देते हैं एक्टर्स। तो मेरे को लगता है कि लिपसिंग होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैमरा करेक्ट। तो मैं जोर से बोलता हूँ। जब मैं डब भी कर रहा था, रिमेंबर मैं रवि भाई से पूछा था कि यार जैसा जोर से जुनून से बोला है ना, अक्सर हमेशा डबिंग में खराब कर देते हैं लोग। तो मैं क्या यार उसको पकड़ के चलना बॉस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ना बम्माले वदला बुमाल, तो उसी ढंग से बोला। अगर वो ऐसा बोलते हैं वदला बुमाली तो मर जाए कैरेक्टर। सो आई वाज ट्राइंग, मैंने उस देखे भी थे उनके पोर्शन जब शूट किए थे, तो आई वाज कन्विंस्ड कि यार जैसा जो ताकत लगाई गई है, दे आर ट्राइंग टू मेक दैट। क्या ये सच है कि आपके फ़ोन में अब आपकी सेल्फी से ज़्यादा लोगों के राहत के डॉक्यूमेंट्स आपकी गैलरी में है? मेरा भरा पड़ा है, इतने हैं कि आप मेरा फ़ोन देखोगे उसमें स्क्रॉल करोगे, अगर आप लिवर डालोगे तो लिवर ट्रांसप्लांट 1, लिवर ट्रांसप्लांट 2, लिवर ट्रांसप्लांट 3, किडनी डालोगे तो किडनी के दिखेंगे, कैंसर डालोगे तो कैंसर के दिखेंगे, आप कोई भी नी रिप्लेसमेंट डालोगे तो नी रिप्लेसमेंट के दिखेंगे। तो मेरे पास नाम नहीं है उनके, क्या नाम है मुझे खुद ही नहीं पता, बस 1 2 3 4 ऐसे करके सीधा फ़ोन करता हूँ तो मैं कर देता हूँ। सो आई फील टूटे-फूटे डॉक्टर मैं भी बन गया, कि जैसे मुझे मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ ना, मैं क्या है, मैं कहा नहीं तेरा ये नहीं है, तेरी डॉक्टर वो है ना, अच्छा तेरा न्यूरो का केस है, इसलिए आई थिंक डॉक्टर आलोक शर्मा है वो बेस्ट है।
उसके लिए वो जाता, मैं उनको फ़ोन कर दिया, फिर उधर ही यहीं फ़ोन लगा दिया, लो जी मैं भेज रहा हूँ इसको, ज़रा प्लीज़ करवा देना, देख लें, तो हो जाता है। तो वैसा टाइप के बन गए हैं, क्योंकि इतने सालों से भी कर रहे हैं, सो कहीं न कहीं सीख लिया वो। कैसा लगता होगा आपको, क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स को कैसा लगता होगा? क्योंकि बीटेक आपने उनको एक सपना होता है कि बन जाता है पेरेंट्स का कि हाँ, बीटेक करके अब इंजीनियर बन जाओगे आप। उसके बाद आपने बोला कि एक्टिंग मैं करूँगा, एक्टर बन गया। उसके बाद इतने सारे लोगों के लिए मसीहा आप बन गए हैं। क्या लगता है, कैसा लगता होगा फैमिली को? आई विश मॉम डैड होते तो दे वुड हैव फेल्ट रियली प्राउड, पर जहाँ पे भी हैं वो करवा तो वही रहे हैं, है ना? वो जो उन्होंने शुरुआत की थी ज़िंदगी की, अभी वही अच्छे काम करवा रहे हैं, मेरे थ्रू करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी मैं कर पाया हूँ इतने सालों में, पेरेंट्स के बिना नहीं कर पाता, और कहीं न कहीं आई कैन फ़ील देयर प्रेज़ेंस अराउंड मी कि यार सोनू ठीक कर रहा है, चलता रहे, लगा रहा है, कुछ नहीं होएगा, सब बढ़िया है एकदम। सो आई थिंक दे आर द वन्स हू आर मेकिंग मी डू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। आपकी वाइफ क्या कहती हैं जब इतने सारे लोगों से प्यार मिलता है या इतनी विडंबनाएँ आप दुःख लेकर आपके पास में आते हो, वो कैसे इन सबको डील करते देखिए, माय होल फैमिली हैज़ बिकम अ सिस्टम। हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे पहचान वाले सब सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। उनको पता है कि तकलीफ़ें आएँगी, हैं? लोग आते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे मैसेजेस करते हैं, उनकी वाया वाया दोस्त, जिम फ्रेंड्स, ट्रेनर्स, ये वो सबको जो वो डॉट्स हैं ना, अपने आप ढूँढ लेते हैं कि देखिए मदद आप आप नहीं कर सकते। मदद आपको ढूँढती हुई पहुँचती है, कि जहाँ पे होनी है वो अपना रास्ता खुद ढूँढती है। बिल्कुल। एक लोग आते थे यू नो गुवाहाटी से, असम, इधर झारखंड वारखंड से आते हैं, वो कई बार ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, उनके पास टिकट के पैसे नहीं है, तो बोलते थे कि यार टीटी ने पकड़ लिया बिना टिकट के, हम जा रहे हैं सोनू सूद के पास सर इलाज करें, तो टीटी बोला अच्छा जाओ जाओ यार, बस आप चल जाना, जब जाओगे मेरा नंबर ले लो, मेरे से ही बात करा देना। तो वो कई बार आते हैं और मिलते हैं, इलाज होता है, वो बोले यार सर टीटी ने हमें हमें फाइन नहीं काटा है, हमें बाहर नहीं निकाला, आप बात कर लेंगे, तो फिर मैं टीटी से बात करता हूँ। तो ऐसे छोटी सी बात है, लेकिन फ़र्क बड़ा बड़ा होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आई थिंक गुवाहाटी या कहीं पे हम लोग, मैं कुछ इवेंट के लिए गया था, और मैं स्टेज पे जाने के पहले आप होटल जाते हैं, अपना सूट वगैरह देते हैं आयरन करने के लिए, वो सूट दिया, वो बंदा सूट लेके टांगने आया, तो उसने एक पर्ची मेरी पॉकेट में डाल दी। तो जाते हुए बोला डरते हुए कि सर मैंने ना एक स्लिप डाला है, मेरी बेटी की पढ़ाई हो गई है, उसने एमए बीएड कर लिया है, तो अगर उसको जॉब नहीं मिला और हम बहुत फाइनेंशियली टूटे हुए हैं, अगर आप कहीं जॉब दिला दोगे ना अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ कोशिश करता हूँ करके, तो मैं सूट वूट पहन पहन के हमने स्टेज पे चले गया। तो स्टेज पे जाके मैंने सबसे पहले क्वेश्चन भी पूछा, मैं कि यार आप में से एजुकेशन बैकग्राउंड का कौन है जो आज बैठे हुए हैं? टाइम्स के अवार्ड थे, तो 5 लोगों ने हाथ किया, हम एजुकेशन है, मेरा स्कूल है, कॉलेज है। तो मैंने बोला, उनको किस्सा बताया कि ऐसे बंदे ने दिया हुआ ये पर्ची है, ये नंबर, आप बताओ कौन जॉब देगा उसको, बेटी को, एज पर मेरिट। आप उसका इंटरव्यू लो, देखो उसका मेरिट है कि नहीं है, फिर आप देने जाओ। तो लेडी आई, कहती सर मैं पक्का दूंगी। मैंने उसको नंबर दिया, मैं क्या, मेरे को बताना आप कैसा रहा इंटरव्यू। नेक्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे पहुंचा, अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, 2 ढाई 3 बजे पहुंचा जब मैं, तो लेडी ने मुझे पूरा वीडियो भेजा कि इसकी सुबह इंटरव्यू हुआ है, एंड शी इज़ वेरी गुड, और शी हैज़ जॉइंड आवर इंस्टीट्यूट, और उसकी जॉब लग गई। तो मैं ये माना कि मैं उधर उसकी जॉब लगवाने के लिए गया था। मैं अवार्ड फंक्शन के लिए नहीं गया था, मैं उसकी जॉब लगवाने के लिए उस दिन गया था। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस कि हम नहीं करते हैं कोई ना कोई रास्ता। ऐसा अगर सभी सोचने लग जाएँ तो कैसा कैसा ये जग हो जाएगा? कितना हम ना प्यारा होगा। हम ना देखिए एहसान नहीं लेते, आप मेरे को जानते हो। आप बोलोगे सुनो यार इसका कुछ हेल्प कर दे, मैं कोशिश करके करूँगा, शायद हो जाए शायद ना हो। फिर आप अगले दिन फिर आपके पास कोई आएगा, सुनो यार तूने उसका किया था ना, इसका कर दे। तीसरी बार मुझे नहीं फ़ोन करोगे यार कि यार 2 बार बोले कि यार रोज़ ही उठ के फ़ोन कर देती है मेरे को, यार क्या, तो अब नहीं करता। अक्सर हम वो जो मदद का समर होता है उसको रोक देते हैं कि यार काहे को एहसान लेना, क्यों बोलना। मैं सीएम्स को फ़ोन लगाता था, चीफ मिनिस्टर्स को फ़ोन लगाता था, सर उसको बेड दिलाना है, इसको करना है। मैं जानता ही नहीं हूँ लेकिन उसको बचाते हैं सर। सो दे ऑलवेज़ फेल्ट हैप्पी कि सोनू इज़ ट्राइंग टू टेक अ फेवर विदाउट नोइंग दिस इंडिविजुअल। So I think that helped me reach out to so many people, and I think that's what should everyone follow. शेयर की हो आपने कुछ लोगों को? कौन सी ऐसी कोई रीड है? मुझे अब, अ, मुझे ना मैं अपनी फ़िल्म के लिए क्योंकि लिखता रहता ना मैं, आपको पता नहीं एक बहुत फ़ेमस पॉलिट जी। बिहार वाले, हाँ, हाँ, हाँ। मोकामा के, हाँ। तो वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनके बेटे भी बीच में मिलने आ रहे थे, पटना में हम लोग गए थे कुछ इवेंट के लिए, तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगता है। मैं बहुत माइन्यूटली देख रहा हूँ उनको। इनफैक्ट मैं आपके पॉडकास्ट पे पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा जो कैरेक्टर एक कोई पिक्चर में थोड़े से इंस्पायर हुआ कुछ-कुछ चीज़ों से। तो मैं क्या कैसे कर रहे हैं, बहुत रियल जैसा होता है ना, एकदम रियल बंदा बात करता है, जैसा है वैसे ही है। तो आई थिंक वो एक जो आपको कोई मार देगा तो आप कैसे बच जाओगे? हाँ, मार गया तो मार गया। वही बोले ना कि सुना है बिहार के अंदर बहुत अपराध बढ़ गया है, लोग मर्डर करते, तो मर्डर कहाँ से रोकें आप? अभी हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे तो सरकार क्या कर लेगी?
तो funny. अब आपको ये पॉलिटिशियन कैसे लगा? बढ़िया। फिर साइलेंस। अभी आपको हमारे चैनल में आके कैसे लगा? बढ़िया। फिर साइलेंस। अगला बंदा सोचता नहीं आगे बोले क्या नहीं बोले। वो तो तेज प्रताप यादव का भी एक अलग हाँ तेजू भैया उनके बारे में कैसा मतलब उनकी कोई वीडियोस देखी आप? मैं देखिए आई थिंक है मैं वही बोला ना, बिहार के अंदर एक अलग कैरेक्टर है, एक सब हर कोई अलग हर रंग है, तो वैसे है। मनोज जी के साथ कैसा आपका कभी भेंट हुई बात हुई मनोज तिवारी जी? बहुत अच्छे। इनफैक्ट लास्ट वीक ही और घर पे ही थे हमारे, अच्छा तो अच्छे मेरे दोस्त, हम क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में, तो अच्छे मस्त बंदे हैं। रवि किशन जी रवि भी बहुत, आई नो हिम सिंस मेनी इयर्स बिफोर ही बिकेम पॉलिटिशियन, सो इज अ ग्रेट गाय। मतलब बेहतर पॉलिटिशियन आपको कौन लगता है रवि किशन या मनोज तिवारी? देखिए मैं क्योंकि इनको इतने समय से जानता हूँ, मैंने इनका ना पॉलिटिकल करियर बहुत फॉलो नहीं किया। मैंने इनको पॉलिटिकली एक्टिव देखा है, पर उन्होंने क्या काम किया मैंने पूरा कभी फॉलो नहीं किया, बट आई एम श्योर दे आर ग्रेट इंडिविजुअल्स, बड़े अच्छे इंसान हैं दोनों, तो अच्छा ही करते होंगे 100%। या Yes. चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जी। उसके बाद आपको इजाजत देंगे आपकी मीटिंग के लिए। सो हीरो या विलन अब आपको ज्यादा क्या करना पसंद होगा? हीरो जिसके अंदर एक विलन का स्ट्रीक है। फेवरेट एक्ट्रेस? ऑल टाइम श्रीदेवी। श्रीदेवी। अब इन दिनों में कौन? दीपिका। दीपिका। ओके सो एक्शन मूवी या रोमांटिक मूवी विद दीपिका? तो एक्शन मूवी में दीपिका क्यों नहीं हो सकती? नहीं लेकिन ऑप्शन अभी ये है। ठीक है, अभी एक्शन लास्ट की है तो मे बी रोमांटिक विद दीपिका। ओके नाइस। बॉलीवुड या साउथ सिनेमा? आई थिंक बोथ। मैं कहूँगा दिस वेरी थिन लाइन बिटवीन बोथ। सिनेमा एक हो चुका है अभी बड़े समय से, सो a Bollywood cinema that has got a South streak हम्म would love to do it. सलमान खान या शाहरुख खान किसके साथ आप अगर नेक्स्ट काम करेंगे? मेरी दोनों से बड़ी अच्छी है, दोनों से बड़ा मजा आया। यू नो हैप्पी न्यू ईयर की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एवर। दबंग की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे कहेंगे एक चुनना बड़ा मुश्किल है, जेन्युइनली, नॉट पॉलिटिकली कि ये बोले यार मैं तो एक को बुरा लगे, अच्छा, मेरी दोनों से बड़ी अच्छी दोस्ती है, बोथ वेरी वेरी वार्म। अब कौन सी नई धरती पर न्यू सॉइल पर आप काम करना चाहते हैं? मैं अभी जो बताया, अगली जो फिल्म मैं खुद लिख रहा हूँ, पिछले 11 महीने से मैं उसकी राइटिंग कर रहा हूँ। वो एक बड़ी स्पेशल स्क्रिप्ट है मेरे लिए, एंड आइडिया है कि एक कमाल की धांसू फिल्म बनानी है। पंजाबी फूड या मुंबई फूड? पंजाबी फिल्म पंजाबी फूड। 100%। Okay. So one habit you never skip. वन, Habit. गोइंग टू द जिम इन द मॉर्निंग। Great. So overthinker, night thinker या morning person? ऑल थ्री। ओवर थिंकर, नॉट अ नाइट person, but yeah, early morning riser. So how you deal with the overthinking? मतलब I think that's become a part of my life. Being a creative individual, since I write my movies, I direct also. So I think mind में काम चलता रहता है, और I think yeah. Hmm. and, favorite director? अगर आप ऑल टाइम बोले हॉलीवुड को मिला के, तो नोलन। Favorite movie? Many, I would say American Gangster, Sicario, No Country for Old Men. बाहर की सब पसंद है। Yeah. हिंदुस्तानी हिंदी भी बहुत सारी अच्छी लगती है मुझे। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मुझे हैप्पी न्यू ईयर बड़ी अच्छी लगती है अपनी। अगर खुद की बात करें, दबान अरुंधति, ये मेरी खुद की फेवरेट वाली फिल्म है। फतेह मेरे बहुत करीब है। और या favorite co-star? फेवरेट को स्टार अभिषेक बच्चन। Nice. Planning और instinct? Instinct पर कितना जाते हैं या plannings के साथ आप चलते हैं? I do a lot of planning, but I follow my instincts also. I can take a last minute call and do it. Oh, very nice. So favorite dialogue? कानून के हाथ और सीधी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। वैसे तो मैं किसी को छेड़ता नहीं, पर जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। बट फतेह के डायलॉग बड़े कमाल थे। उसके अंदर एक बड़ा कमाल का डायलॉग था कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। क्या बात है। One word for Mumbai. कर्म भूमि। Fans. दे आर योर सोल, वो दे कीप यू अलाइव। Family. फैमिली is everything. Because of them we exist, and because of them
we do what we do today. Struggle. Struggle, I think, a big learning experience, a school to grow, Sonu Sood. a common man who always wants to remain calm. थैंक यू सो मच सोनू जी, आपने हमसे बात की, अपना समय दिया. इट वाज लवली टॉकिंग विद यू और आशा करूंगी दोबारा जब भी मुंबई आना हुआ आपसे दोबारा भेंट होगी और एक फिर से एक इंटरेस्टिंग हम पॉडकास्ट शूट करेंगे. 100%. I'm really looking forward, and thank you so much, Davani, for those kind words. कमाल का एक्सपीरियंस. आपसे बात करते समय लगा ही नहीं कि हम लोग करें. ऐसा लगा कि स्कूल कॉलेज के दोस्त मिल गए और फिर वापस चर्चा शुरू हो गया. हमेशा आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहें, एंड जस्ट कीप थैंक यू सो मच. Thank you so much. God bless you. Thank you.